हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल में। आज हम यहां पर आपको यूपी कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर है उन 28 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे रीजनिंग और मैथ्स। ये दोनों चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आपको आई थिंक जिन लोगों ने पेपर भरा होगा तो सभी को पता होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना यहाँ पर वेटेज है। तो वेटेज में यहाँ पर देखोगे तो सामान्य ज्ञान है 38 और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है, तो इंटू हम 2 कराएंगे 76 होता है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.5 मार्क्स कट भी होगा। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 नंबर मिल गए, दूसरा क्वेश्चन है आपने यहाँ पर गलत किया तो माइनस का यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। तो ओवरऑल 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको सिर्फ 1.5 नंबर ही मिलेगा। तो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे सभी लोग। तो हम आपको यहाँ पर ये वाले जो 75 क्वेश्चन है, ठीक है, 75 क्वेश्चन है जो कि आपके टोटल 150 मार्क्स यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आज हम यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि आप इसमें क्या करें कि 75 में से 75 मार्क्स लाने की पूरी कोशिश हो। तो वहाँ पर किस तरीके से करेंगे, कितना मेरे पास टाइम है। तो यहाँ पर 150 आपके पास क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के लिए, ठीक है। तो इनको ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इनकी ट्रिक्स जानेंगे। आप लोग बहुत सारी कहीं न कहीं कोचिंग और वो सब कुछ जॉइन करके बहुत सारे टेस्ट पेपर भी दे चुके हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ थोड़ा-सा निकालना आसान नहीं रहेगा। तो आप ये सोचो कि हम बिना पढ़े लिखे और ये निकाल जाएँ तो ये भूल जाइए। आजकल के एग्ज़ाम ऐसे हैं और ऐसे-ऐसे वहाँ पर कैंडिडेट बैठते हैं जो कि बहुत ही उनके पास लेवल है, बहुत सारी तैयारी करके बैठते हैं। तो उनके पास कहीं न कहीं समय बच जाता है लेकिन वो क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए पेपर नहीं निकाल पाओगे चाहे कोई भी हो। ठीक है? तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सीधा-सीधा हम यहाँ पर डिस्कशन पे आते हैं, सीधे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को वहाँ पर कर पाएँगे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। अब 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है? ए है, बी से आधा है, यानी बी जितना भी कुशल है उससे आधा है, जो सी से 3 गुना, जो का मतलब है यहाँ पर सी से, सी को बोल रहा है, जो कि बी को बोल रहा है जो सी से 3 गुना है। सी से 3 गुना का मतलब अगर हम इसको यहाँ पर 1 और इसको 3 करें, तो 3 गुना हुआ। सी से 3 गुना बी है और ए बी से आधा है। ए बी से आधा का मतलब है 3 है, तो ए कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पॉइंट ना आए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये हमने बना लिया, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। अब देखो ये हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 3 जा और यहाँ पर 5 6 जा, 5 2 जा। तो ओवरऑल अब यहाँ पर देखो आपका रेशियो क्या बना, रेशियो आपका बना ए बी सी का 3 6 और 2 मीन्स जितना काम ए है 3 करता है उतने ही टाइम पे बी 6 कर लेता है और सी उतने टाइम पे 2 कर पाता है। तो सेम टाइम पे इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी कार्य क्षमता है, ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी यहाँ पर आ गई कार्य क्षमता, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में करता है। तो कह रहा है बी अकेले जो भी काम है उस काम को पूरा बी अकेले करेगा तो 6 दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, बी की कार्य क्षमता कितनी, 6 है। तो हम क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता 6 है और इंटू 6 दिन में करता है, यानी बी एक दिन में 6 काम करता है और 6 दिन में फिनिश करेगा। तो टोटल कितने काम हो गए, 3 6 इंटू 6 36, यानी 36 काम टोटल हो गए। तो इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर का मतलब है तीनों, अगर हम यहाँ पर देखें तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 3 + 6 + 2, तो 3 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी तीनों एक दिन में मिलकर 11 काम करते हैं। टोटल काम आपके पास कितना है 36/11 कर दीजिए, डिवाइड करो, 11 तिया यहाँ पर 33 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास कितना, यहाँ पर बचेगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 30 और 11 दूनी 22 पॉइंट लगा लिया है। फिर मेरे पास बचेगा रिमाइंडर में 8 80 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77, तो पॉइंट 2 तक ही आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो 3.27 आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। आई होप समझ आया होगा कितना आसान था क्वेश्चन, मतलब ये आपका 1 मिनट के अंदर ही आपका वहाँ पर आंसर देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक्स है जो पैदल चलता है उसकी उसने दूरी पूछी हुई है। तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम आपको इसमें 2 तरीके बताते हैं। एक तो तरीका वो है कि एक्स से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं और जो कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेगा, और दूसरा तरीका होगा वो भी हम बताएँगे, वो कम टाइम लेता है। तो वहाँ पर कौन-सा आपके स्ट्राइक करता है ये वाली बात होती है। ये नहीं होता है कि नहीं-नहीं आप यही वाला तरीका करो, कोई भी करो, आपका आंसर आ जाना चाहिए बस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? तो देखो पहला तरीका ये है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब हम यहाँ पर उसने जो पैदल जो जा रहा है उसको हम अगर यहाँ पर एक्स मान लें, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है उसमें से एक्स पैदल जाता है, तो बची हुई डिस्टेंस देखो 75 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। अगर वो पैदल जाता है एक्स किलोमीटर, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 75 माइनस एक्स,
आई होप ये बात क्लियर होगी, बोलो। तो एक्स अगर उससे चला गया तो साइकिल से कितनी उसने दूरी तय करी होगी, 75 माइनस एक्स, ये आपकी साइकिल के द्वारा हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ का क्या करना पड़ेगा, एक्स गया साइकिल से, एक्स गया यहाँ पर साइकिल से 5 किलोमीटर की स्पीड से, प्लस 75 माइनस एक्स गया होगा 12 की स्पीड से, टोटल उसको टाइम लगा होगा 8 घंटे, जैसा कि क्वेश्चन में उसने बोला है। तो देखो अब यहाँ पर हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 12 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। अगर हम 12 5 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास हो जाएगा 60। 12 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 12x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 75 में करेंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 3.5, 375, 375, प्लस 5x माइनस का 5x। ये बात क्लियर है, ये हमने एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया और आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हम कर लेंगे 12x और 5x है, ये 12x से 5x जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 7x प्लस 375 बराबर 60 का मल्टीप्लाई हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी 8 इंटू 60 ये बन जाएगा आपका कितना 480। फिर हमारे पास यहाँ पर 375 उधर ले जाइए, 7x बराबर 375 माइनस हो जाएगा 480 से, तो ये 480 से माइनस हो जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा 25 और आपका ये 80 यानी 105। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 7 से 105 को डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है, और यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था पैदल उसने दूरी कितनी तय करी, और पैदल हमने यहाँ पर कितना माना था x, बोलो, तो पैदल का ही, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 15। तो ये तो रहा एक ये तरीका। दूसरा तरीका है एलिगेशन वाला, जो शॉर्टकट से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो वो क्या करता है, पैदल जाता है और साइकिल से जाता है। हम आराम आराम से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है, और दिमाग में ऐसी चीजें बसा लो। पैदल उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और साइकिल से उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एलिगेशन लगाने में हम करते क्या है, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, यानी 75 किलोमीटर है, 8 घंटे लिए, तो उसने यहाँ पर हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे या यही वैल्यू मान लें तो ये इन दोनों की एवरेज स्पीड है। ठीक है, अगर हम 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 8 अट्ठे 64, 8 ने 72, लगभग 9 घंटे लगने वाले होंगे, बट 8 ही घंटे लगे। क्यों लगे, क्योंकि हमारी ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से ज़्यादा आंसर आएगा, 12 से कम आएगा, तो वो वैल्यू हमेशा हम रखते हैं कहाँ पर, बीच में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75/8। ठीक है, अब देखो 5 से हम माइनस इधर कराएंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 5 से माइनस कराने का मतलब है 5 या 75 माइनस 8 करो, 75 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे इसके उसमें भी आप 8 यहाँ पर क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तभी तो नीचे यहाँ पर 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 40/8, और ये बचेगा यहाँ पर 75/8। तो 75/8 माइनस 40/8, आंसर आपका आएगा कितना 35/8। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये अब कैलकुलेशन स्पीड में आपको करनी आनी चाहिए। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 5 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 5 अट्ठे 40, 75 जो बड़ी वैल्यू, 75 में से 40 घटाया 35/8 आ गया। ठीक है, हम यहाँ 8 नहीं भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इस तरफ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी माइनस कराएंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो वही चीज 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, और 96 बड़ी वैल्यू, 75 छोटी, तो हमें डिफरेंस निकालना होगा, 96 माइनस 75 करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 21/8। अब दोनों जगह 21/8 है, ये दोनों जगह कट जाएगा, इसको हटा दो, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा रेशियो, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। ये अब देखो यहाँ पे आपने क्या ली थी, यहाँ पे आपने ली थी स्पीड। ठीक है, अगर यहाँ पर स्पीड होगी तो ये जो रेशियो आया, ये रेशियो आपका आया है टाइम का। इतना ध्यान रखना, जब स्पीड लोगे तो टाइम आएगा, टाइम लोगे तो स्पीड का रेशियो आएगा, एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो अब टाइम आ गया, यानी पैदल 5 की स्पीड से जा रहा था, वो 3 घंटे ले रहा है, तो 5 की स्पीड से 3 घंटे में कोई कितने किलोमीटर जाएगा, तो 5 इंटू 3 बराबर आंसर आपका फिर भी कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अगेन आपका यही आंसर देके जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान है, उससे आप वहां पर पूरा इक्वेशन ये बना के और इस तरीके से कर रहे हो, एक्स की वैल्यू तब निकाली, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होता है आर का डबल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो गोला है वो पिघलाया जाता है और शंकु बनाया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी किसी शेप को पिघला करके कोई दूसरा शेप बनाया जाएगा तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो समान रहता है। ठीक है ना, जो आयतन होता है वो दोनों शेप का बराबर होगा। तो हम यहाँ पर आयतन वाला फार्मूला लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, फिर शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको गोले में आर की वैल्यू दी गई है और शंकु की ऊंचाई में एच की वैल्यू दी गई 10 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों की जगह पे वैल्यू रख दें। अच्छा, ये पाई/3 और ये पाई/3, पाई 3 वाई और ये 3, ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बचेगा 4
इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 का क्यूब बराबर यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ तो पता ही नहीं है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10। तो अब ये हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो एक ये 10 से यहाँ पर इस क्यूब कर लो कोई बात नहीं, यहाँ पर 4 इंटू 10 का क्यूब हो जाता है आपका 1000 और ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में बराबर आपका वहाँ बचेगा आर स्क्वायर। तो एक जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी 4 इंटू 100 मतलब 400, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी। ये आपकी आ गई त्रिज्या, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है डी बराबर 2r होता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू हम निकालने के लिए 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 20 आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 40। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखो लगातार 3 नंबर आपके कौन हो सकते हैं, 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 4 5 6 और 7, तो लगातार आपके यही 5 नंबर हैं, 3 से लगातार हुए 5 पूर्णांक हैं। तो देखो इनको हम अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पे हमको कितना मिलेगा 4 3 7 5 12 6 18 7 25। अगर हम इनका एवरेज निकालें इन पांचों नंबर का तो एवरेज आपका कितना आता है 5 एवरेज आता है। आइयो भी बात क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक यानी सबसे बड़ा पूर्णांक 7 को हटा दिया जाए निकाल दिया जाए तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखो मेरे पास फिर इनका हमको सम यहाँ पर मिलेगा, ये इनका सम कितना होगा, इनका सम हो जाएगा कितना 18, नंबर कितने बचेंगे 4, 4 से हम डिवाइड करके एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 2 बचेगा पॉइंट लगा लिया 20 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब एवरेज में जो कमी आई है वो 0.5 की आई है, लेकिन पूछ रहा कितने परसेंट की कमी होगी। तो देखो यहाँ पर कमी कितने की हुई है वैल्यू में 0.5, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 0.5 इंटू 100 और डिवाइड बाई आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाई कमी हुई है हम कहाँ से देखेंगे 5 से कंपेयर कराएंगे, तो 5 से इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 बोलो, और 20 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो आंसर आपका आएगा कितना 10%, यानी 10% की आपकी यहाँ पर कमी होगी। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। निम्न में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखो वो पूछ ये रहा है कि देखो दो संख्याएं हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन किया गया, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको 64 मिल रहा है, तो उन दोनों का जो मिनिमम मिनिमम सम है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है वो बताना है। तो देखो 64 हमको किस किस से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, तो हम मिनिमम की अगर हम बात करें तो 1 इंटू 64 कराओगे तो भी आपको 64 मिल जाता है, बट इनका इनका सम अगर करोगे तो 64 और 1 इनका सम आ जाएगा आपका कितना, योग कितना होगा 65। दूसरा होगा 2 इंटू 32, ये भी आपको 64 दे जाएगा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहां पर सम कितना होगा दोनों पूर्णांक का, एक 32 और एक 2 है, 32 प्लस 2 ये आपका 34 देगा, मतलब इससे ये कम है तो पहला वाला नहीं हो सकता। और देख लो यहाँ पर क्या 3 से कभी मल्टीप्लाई करके 64 आ सकता, नहीं आएगा। और देखो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई अगर हम 16 में करें तो भी हमको कितना 64 मिलता है, तो यहाँ पर टोटल सम कितना होगा 16 और 4 ये 20 हो गया, दैट मीन्स ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 20 उससे भी कम आ गया। और 64 किससे आ सकता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 इंटू 8, ठीक है 8 इंटू 8 करोगे तो भी आपको यहाँ पर 64 मिल जाता है, और 8 और 8 का सम करोगे तो 16, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाले दो हम अगर देखें तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं थे, 20 और 16 है, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 20 आंसर होगा या 16 होगा, ठीक है। उसने योग पूछा है तो अगर वो पूछता वो नंबर यानी पूर्णांक कौन से हैं तो आपका आंसर 8 होता, वो नंबर 8 है जिनका योग कम से कम है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये पूछा है कि उनका योग कितना, योग हमको मिल जाएगा 8 और 8 से ये 16। आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाता है। तो देखो अगर हम यहाँ पर 1200 में अभी सिर्फ हम 12 ही लें, मान लो 12 लिया, ठीक है, तो 1200 को हम मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं बोलो, 1200 है मान लो, ये पूरा 1200 है, तो 1200 में अगर हम इसको ऐसे करें कि स्क्वायर बनाना, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 4 400 इंटू 3, तो ये भी आपका देखो पूर्ण वर्ग बना के दे गया, ये भी आपको पूर्ण वर्ग बना के दे गया, लेकिन अभी ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी अगर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो ये तो आपको दे ही गया, इंटू हम अगर 3 कर दें तो ये भी आपका बन जाएगा, ये 10 का बन जाता है, ये 4 का बन जाता है, और ये आपका बन जाएगा किसका 9 का, तो ये पूर्ण वर्ग बना जाता है। आइयो भी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर जाएंगे, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, अगर इस तरीके से हेट नहीं दिमाग में करता, एक चीज ये भी कर सकते हो, भाई 1200 है, अब इस मामले में आपको सिर्फ स्क्वायर याद होने चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका सही होना चाहिए। उसने एक चीज बोली है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी से छोटी संख्या तो पहले 1 ही मिलेगी, क्या 1200 आंसर आएगा, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर होता है, कहोगे नहीं होता है,
तो हो ही नहीं सकता। फिर 1200 में 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर कितना आएगा, 2400 आएगा। क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2500 जरूर होता, 50 का। ठीक है, फिर हम करेंगे 1200 में मल्टीप्लाई 3 से, तो आंसर आएगा आपका 3600। अब यहाँ पर अगर बोलोगे कि किसका स्क्वायर होता है, तो अगर हम ये जीरो हटा दें, सिर्फ यही वैल्यू देख लें, 36 है, ये 24 है, यहाँ पर 12 मिला, स्क्वायर में 2 जीरो आते हैं, वो तो क्लियर है। क्या 12 किसी का स्क्वायर होता है, 24 किसी का स्क्वायर होता है, 36 किसी का स्क्वायर होता है? जी हाँ, 36 6 का स्क्वायर होता है, और एक जीरो लगा दो, मीन्स ये 60 के स्क्वायर में आता है। तो हमको किससे छोटी से छोटी संख्या वो 3 है, जिसमें 1200 से मल्टीप्लाई कराने पर हमको पूर्ण वर्ग दे जाता है। एक ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, किसका बन जाता है? 60 का बन जाता है। क्लियर बात? यहाँ पे देखो ये दिया, आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बट उतना टफ है नहीं। अब यहाँ पे आप अगर गौर कीजिए, अगर नंबर देखोगे 73 किसी का नहीं होता है, आपको यहाँ पर लग रहा होगा, बट अगर इसमें गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये देखो कोमा लगाया हुआ है, ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, और इधर ये तीनों ब्रैकेट बंद किए हुए हैं। ये यहाँ पे सबसे बड़ा खेल था, सबसे बड़ी चीज थी। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आसानी से आंसर आएगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हमको सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होगा, सबसे अंदर वाला कौन सा, ये और ये वाला, पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर हम इसको और इसको ओपन करेंगे, फिर हम लास्ट वाले और इधर लास्ट वाले को। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहीं पे आएंगे, पहले हम इस वाले को बाहर करेंगे, तो यहाँ से हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 8 मिला, तो 8 तो हमारा ये ब्रैकेट इस वाले में आ गया ना, 73, और ये ब्रैकेट के अंदर +8, तो 73 और +8 कराओगे तो ये हमारा आंसर कितना बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 रख लें, ये 8 आ गया, तो 73 और 8 ऐड करो, ये कितना बन जाएगा, 81। अब 81 ये स्क्वायर के अंदर आएगा, तो 81 का स्क्वायर होता है कितना, 9 होता है। तो यहाँ पर कितना हम रखेंगे वैल्यू, 9। 27 में 9 ऐड कराओ, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 हम रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। और फिर हमारा लास्ट वाला ही ब्रैकेट बचेगा, तो 6 और 3 ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 9, और बाहर वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो ऐसे सवालों से डरना नहीं है, बस आपको समझना है वहां पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली दिया हुआ है x, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y की वैल्यू है 4:5, और आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, 7x + 6y = 29 होता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। अगर हम इसमें रख के इसको सॉल्व कर जाएं, भाई x की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो रख लो, क्या करोगे, 7 × x मतलब 4 प्लस 6 × y कितना, 5। तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 28 प्लस ये 30। तो ओवरऑल जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा, इसकी वैल्यू 58। कब, जब आपने 7x प्लस ये क्या था, ये था 7x + 6y किया, तो आपको आंसर यहाँ पर 58 मिला। हमने जब प्लस किया 58 मिला, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में तो वैल्यू 58 की जस्ट हाफ है, 29 है। ये क्यों आया, डबल क्यों आया भाई, आंसर तो इन्होंने 29 दिया, लेकिन ये 58 आया, वो इसलिए आया क्योंकि x और y की वैल्यू डबल थी। तो डबल थी मतलब ये आधी रही होंगी, जैसे 58 का हाफ 29 है, तो x की वैल्यू भी हाफ रही होगी 2, और y की वैल्यू भी हाफ रही होगी 2.5। तो ये x और y की एक्चुअल वैल्यू है, ये आपको रेशियो दिया गया, रेशियो पॉइंट में नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर पॉइंट हटा के इधर 20 करके रेशियो बनाया हुआ था। एक्चुअल में वैल्यू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 2.5, y की वैल्यू पूछी थी, आंसर आपका ए हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम आपको दो तरीके से बताते हैं। एक तो है कि दूसरा तरीका जो शॉर्टकट वाला है, पहले मैं दूसरा बताता हूँ फिर पहला बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी लासा इंटू मासा होता है, बराबर होता है दो नंबर है, मान लो एक्स और वाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो हम मान लेते हैं एक्स इंटू वाई। आई होप ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या मासा आपको 2 दिया गया और लासा जो एचसीएफ है वो 60 है, बराबर इनकी वैल्यू 120 है। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है। अब एक्स वाई वैल्यू की उसने बोला क्या है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक्स माइनस वाई है, उनमें डिफरेंस कितना है, 14 है। ठीक है, और एक्स इंटू वाई है, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, ये 120 है। बोलो ये बात क्लियर है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं x इंटू वाई बराबर है 120 के, और x माइनस वाई बराबर 14 है। तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y यानी 120 है, इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 120 हो, डिफरेंस 14 हो। तो देखो अगर हम 120 के यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो 1 और 120 ये तो नहीं होगा, 2 और 60 मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे 2 से लेके मान लो चलता हूँ, 2 इंटू 60 तो भी आपको 120 है। अब यहाँ डिफरेंस कितना है, 58 नहीं हो सकता ये नंबर। 3 इंटू 40 तब भी आपको 120 देगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस 14 का नहीं है। 4 इंटू 30
तो भी आपको 120 मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करते हुए जैसे-जैसे बढ़ोगे, फिर आएगा 5 इंटू 24, तो आपको 120 मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस जैसे-जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। 24 और 5 में 19 का डिफरेंस आया, हमें 14 चाहिए, फिर मिलेगा हमको 6 इंटू 20, तो भी हमको 120 मिल रहा है। अब यहाँ डिफरेंस देखो, 20 और 6 में डिफरेंस कितना? 14 का है, दैट मीन्स 6 और 20 ही नंबर रहे होंगे। क्लियर है? छोटी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या तो 20 हो गई और छोटी संख्या इसमें कौन सी? 6 है, आंसर आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो ये तो तरीका था हिट एंड ट्रायल, या अपना उस तरीके से ऑब्जर्वेशन से आपने इसको कर लिया। अब आपको हम एक्चुअल भी तरीके से बता देते हैं, एक्चुअल भी आप वहाँ पर कर पाओ, तो उसको समझ लो, उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो 2 नंबर दिए गए हैं, तो अभी-अभी हमने जो यहाँ पर ये लिया है, तो यहाँ पर x और y जो 2 नंबर हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वैल्यू इसकी एलसीएम की दी गई 60 इंटू यहाँ पर 2 दिया गया, 60 इंटू 2 बराबर x की वैल्यू अगर हम मान लो a मान लें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y हमारा कितना है? 14 अधिक है, तो इंटू हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस 14। बोलो, आई होप ये बात क्लियर होगी? फिर हमारा यहाँ पर ये बन जाता है 120 बराबर a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 14a। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये हम इधर लाएंगे तो और ये माइनस में चला जाएगा, यानी आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस 14a, ठीक है, प्लस 14a माइनस का 120 बराबर 0। तो ये आपकी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, आपको सम करने पर 14 मिले और मल्टीप्लिकेशन 120 मिल जाए। देखो करना यहाँ भी वही पड़ रहा है, यहाँ भी आपको सोचना ही पड़ेगा ऐसे कौन से नंबर हैं। तो आप यहाँ पर क्या सोचोगे? a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 6a, बात वही आ गई 20 और 6 वाली, और माइनस करोगे 120, तब आपका बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप a कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? a प्लस 20 माइनस यहाँ पर आपको 6 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ बचेगा a प्लस 20 माइनस और माइनस, ये वाला माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, a प्लस 20 और दूसरी वैल्यू आ गई a माइनस का 6। तो a की वैल्यू दोनों कौन कौन से हैं? प्लस वाली ये माइनस का 20 हो जाएगा और माइनस वाला ये प्लस का 6 हो जाएगा। छोटी वैल्यू पूछी थी तो यहाँ पर हमने छोटी वैल्यू a ली थी और उसमें 14 ऐड किया था। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी? तब भी आपका आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें भी वही चीज करनी पड़ रही है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है पूरा सॉल्व करके, उसमें हम बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो वहां पर वो ऑब्जर्वेशन वाला तरीका है और ये आपका पूरा ट्रेडिशनल है, आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 4-9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जानी हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली? तो देखो ए और बी में अगर हम 4 और 9 की बात करें, अगर हम यहाँ पर यही माने कि ए को 4 और बी को 9 मिली, तो मेरे हिसाब से टोटल बी और ए को कितनी मिल रही हैं? टोटल 13 मिल रही हैं। बोलो, टोटल 13 मिल रही, बस बट क्वेश्चन में कितनी है? 39 है। मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है? 39 है। तो इसका कितना गुना है? 3 गुना है क्वेश्चन में कि नहीं है? बोलो, क्वेश्चन मेरे से 3 गुना है। तो हम यहाँ पर, उसने पूछा बी को ए से कितनी ज्यादा मिली, मेरे अकॉर्डिंग जो रेशियो दिया गया इसमें बी को ए से कितना ज्यादा मिल रही? 5 ज्यादा मिल रही है। तो क्वेश्चन अगर हमारा टोटल 3 गुना है तो जो डिफरेंस है वो भी 3 गुना होगा। 5 में इंटू 3 करा के आप आंसर दे जाइए कितना? 15 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर दिया है 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर वस्तु 2288 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये चिन्हित करने के बाद का मतलब क्या है? लगातार दो चिन्हित करना। लगातार दो चिन्हित का मतलब है, आपने अगर इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है टू सक्सेसिव मार्क्स अप्स। मार्क अप्स मतलब जो मार्क वैल्यू, मार्किंग वैल्यू होती है, मार्किंग वैल्यू को आपने अप किया है, मतलब बढ़ाया है। ठीक है, कितना कितना बढ़ाया? पहले 10% और 30%। सक्सेसिव का मतलब पहले 10% फिर 30%। यानी अगर हम एक्चुअल में एमआरपी को 100 मान लें, ठीक है, तो 10% और 30% बढ़ाएंगे, तो 10% बढ़ाओगे, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का 10% 110 हो जाएगा। अब कह रहा 30% और बढ़ाया है, तो ये तो हो गया प्लस 10%। ठीक है, और फिर उसने बढ़ाया कितना? 30%, यानी प्लस 30% और कर दो, तो 110 का 30% कितना हो जाता है? 110 का 30% हो जाएगा 33। तो ये आपका जो एमआरपी बन जाएगा वो 110 पहले से है, 33 आपका और बढ़ जाएगा, यानी 143 रुपए हो जाएगा। यानी अब एमआरपी आपका कितना हो गया? 143। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, अब 143 रुपए एमआरपी कर दिया, उसके बाद बोल रहा है डिस्काउंट दिया उसने कितना? 20% का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? ठीक है, तो 20% का उसने डिस्काउंट दिया। तो अगर हम 143 में 20% का डिस्काउंट दें, ठीक है, 100 उसका हम डिस्काउंट यहां पर देते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा?
तो एक्चुअल में एमआरपी, एक्चुअली यहाँ पर हमारा लागत वैल्यू यानी जो सीपी हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस हम 100 ले लें, 100 पे 10% बढ़ाया, मार्किंग इतनी कर दी, फिर इतना बढ़ाया, मार्किंग इतनी कर दी, तो ये आपका एमआरपी बन गया। ठीक है, एमआरपी पे ही हमेशा छूट मिलती है, हमेशा याद रखिएगा। अब हमें यहाँ पर माइनस का 20% करना है, तो 143 का 20% कितना होगा? 143 का 20%, 10% की अगर हम वैल्यू निकालें, जो 143 है इसका 10% हो जाएगा 14.3 और 20% मतलब डबल है, इसका डबल कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? 28.6। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इससे माइनस हम कर देंगे कितना? 28.6, 28.6 इससे माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर यहाँ पर कितना मिलेगा? अब इसको हम 143 माइनस कर देते हैं 28.6, तो यहाँ पर आपका ये 4 आ जाएगा, ये 12 से 4 गया, यहाँ पर 8 बन जाएगा, और यहाँ पर 13, 13 से 2 जाएगा, तो बचेगा 114.4, यानी कि जो वैल्यू आपकी होगी वो होगी 114.4। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब देखो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी और किसके, ये आपका एमआरपी है, इतना ज्यादा आपको हुआ, तो पूछ रहा वस्तु की लागत वैल्यू कितनी है, तो ये तो आपकी यहां पर आ गई है, वस्तु इतने में आपने बेची है, कितने में? इतनी छूट देने के बाद 114.4 रुपए में। तो देखो 114.4 रुपए में बेची है, ये तो हम तब बेची जब 100 मान के चल रहे थे, बट क्वेश्चन में तो इतने की बेची है, तो ये कितनी वैल्यू बन रही है? 2288। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटा दें और इधर एक जीरो बढ़ा लें, क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि ये 2 गुना है और एक जीरो, यानी मेरे से 20 गुना है? बोलो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कॉस्ट प्राइस पूछ रहा, हमने सीपी कितना लिया था? एक इतना दिया गया था, तो हमने सीपी निकालना है कितने 100, 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 20 कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, यानी 100 ये आपका सीपी था, सीपी वैल्यू आपकी वैल्यू 2000 हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या किया था क्वेश्चन में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने सीपी 100 रुपए मान लिया, उसने मार्किंग 10% बढ़ाई, 110 हुआ, फिर उसने मार्क प्राइस बढ़ाया 10%, फिर प्रिंट करा, प्रिंट वैल्यू आई 143। अब प्रिंट वैल्यू पर उसने 20% की छूट दे दी, तो प्रिंट वैल्यू 143 रुपए है, 20% छूट देने के बाद हम उस वस्तु को बेचेंगे 114.4 रुपए में। ये हमने माइनस कर दिया 20%, 143 का 20% कितना आया था? 28.6। ये हमने जब माइनस किया तो ये हमारी वैल्यू बन गई थी किसके? 114.4। मान लो इधर से जीरो हटा दें, तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो 100 की वैल्यू, 100 सीपी 100 था, 100 की वैल्यू फिर हमने निकाल ली, 100 की वैल्यू आपकी 2000 बन गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो देखो 600 रुपए का तो आपने कपड़ा खरीदा, प्लस आपने 40 रुपए यहाँ पर सिलाई में दिए, तो ओवरऑल आपका खर्चा कितना हो गया? वो कपड़ा आपको सिलने के बाद कितने में पड़ा? 640। तो यही आपका जो 640 है, ये आपका यहाँ पर कहलाएगा सीपी, यानी लागत वैल्यू। 600 का कपड़ा खरीदा प्लस 40, ये भी आपकी लागत में ऐड हो जाएगा। तो आपकी जो लागत है, लागत पर ही लाभ और हम हानि देखते हैं। ठीक है, तो 640 हो गया, 12.5% का हमको निकालना है लाभ, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 640 इंटू 12.5/100, ऐसे तो हम निकालेंगे। 12.5 से इसको डिवाइड करोगे 8 हो जाएगा, 8 से निकालोगे 8 8 64, मतलब 80 रुपए आपको फायदा हुआ, यानी कि 640 वाली चीज प्लस 80 रुपए फायदे करके आपने उसको किसने कितने में बेचना है? 720 रुपए में बेचना है। तो ये तो ऐसे आ गया। एक और तरीका ये था डायरेक्ट वाला, कि अगर आपको इसकी परसेंटेज का पार्ट पता है तो आप बहुत जल्दी आंसर करोगे, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा। कई लोग तो 12.5 से 100 को डिवाइड भी नहीं करा सकते, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करके ही आएगी। 12.5% का मतलब है किसी भी पार्ट का 1/8 कर दीजिए, बात वही है। तो आपने ओवरऑल सीपी कितना खर्चा किया था? 640 रुपए, तो 640 का 1/8 कर दो, यानी 80 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेंगे, और 640 में 80 ऐड कर दो, आंसर आपका 720 रुपए आ जाएगा। मतलब 30 से 35 40 सेकंड में आपका आंसर एक साइड है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमानित देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु की अंकित कीमत बताइए। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा। 2500 में खरीदी गई, मतलब यहाँ पर हमको क्या है? सीपी है, और यहाँ पर एसपी है, वस्तु को बेचा गया है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर उसने दुकानदार ने इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट दी। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी ना मान करके अगर हम यहाँ पर ये एमआरपी मान लें, तो हम यहाँ पर बाद में एमआरपी पर उसने दिया, और तब भी उसको सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट हुआ। एमआरपी अगर यहाँ पर आप 100 रुपए मान लो, एमआरपी अगर आप 100 हम मानते हैं, और ये हमेशा आपको यही मानना पड़ेगा, परसेंटेज में 100 मान लिया। अगर 12% की छूट देता है तो वो वैल्यू कितने की बची? 88 की। ठीक है, और आपने अगर ये भी एसपी होता, ये 100 के बराबर होता, 10% लाभ होता है, मीन्स 110 रुपए। तो यहां पर अगर हम रेशियो बनाएं एमआरपी और एसपी में, तो ये रेशियो आपका कितना बनेगा? 22 से डिवाइड हो जाएगा, 22 चौको 88 और 22 पंचे 110।
क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 4 और 5 का रेशियो होगा। तो 4 वाली वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये 25 दी गई है, तो 4 वाली वैल्यू कितनी है, 2500। 5 वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 4 वाली वैल्यू है 2500, 5 वाली वैल्यू कितनी, 4 से अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी हम कह सकते हैं 4 बराबर है 2500 के, 1 बराबर हो जाएगा 625 के, तो 5 बराबर कितने के हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3125 के, और यही वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये आपका 3125 आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ए। आई होप बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है कि चलो ये तो आपको हो सकता है किसी किसी को 88 और 110 नहीं समझ आया होगी, ये कहाँ से हम ला दिए, क्या कर दिए। एक तरीका बहुत अच्छे से और इसको समझो, क्या है कि 12% की छूट देता है तब भी वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो हम मान लेते हैं एमआरपी, एमआरपी हमारे पास यहाँ पर कितना है, 100। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अगर एमआरपी 100 है और इस पे हम 20% कितना 12% का डिस्काउंट दे दें, मतलब -12 कर दें, तो ये आपका 88 क्या आएगा, एसपी आएगा, यानी जो एसपी सेलिंग प्राइस है ये आपका हुआ 88। लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या है, 10% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। बोलो, अब सीपी हमारा हमेशा 100 होता है, प्लस प्रॉफिट इसमें कितना 10% ऐड है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये 110 वाली वैल्यू है कितनी, 88। आई होप ये बात क्लियर है, 110 वाली वैल्यू 88 है, तो 100 वाली वैल्यू कितनी होगी, 100 वाली वैल्यू हो जाएगी, हम इसको करेंगे 88 इंटू 100 बटे 110, 0 से 0, 11 से ये 8, 8 इंटू 10 मतलब 80, ये आपका क्या बन गया, सीपी बन गया, ठीक है। और 80 आपका अगर यहां पर सीपी है तो यहां पे आपको बताना है एमआरपी वहां कितना रहा होगा। तो देखो यहां पर 80 वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2500, तो 100 वाली वैल्यू निकाल दो कितनी होगी, तो 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, तो ये 25 चौको 100, 25 पंचे 125, देखो 4 5 का ही रेशियो बन के फिर से आ गया जो हम बना रहे थे, और इसको 4 से यहाँ पर करोगे डिवाइड तो ये 625 बनेगा। अब आप 625 इंटू 5 करोगे तो आंसर आएगा 3125। आई होप आप सभी को यहाँ भी ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, तो आप उसमें अगर यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर एमआरपी 100 मान लिया, एसपी भी यहाँ पर 100 मान लो, एमआरपी 100 है, 100 में 12% छूट मतलब आपका सेलिंग प्राइस 88 हुआ मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पर एसपी कितना है, 100 में प्लस 10 110, यानी रेशियो में 4 5 का बनेगा, मेरा और क्वेश्चन 4 5 का रेशियो, मेरा 2500 है, क्वेश्चन का एसपी कितना है, 3125 होना चाहिए, ठीक है। करें 4 प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे। देखो ऐसी सिचुएशन पे यहाँ जो वैल्यू दी जाती है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं दो गुने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए का आपका 200 हो जाए तो यही तो आपका दोगुना कहलाएगा। तो 100 में आप यहां पर देखोगे इस 200 में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 100 प्लस 100, यानी 100 रुपए तो ये आपका वाला है, तो 100 रुपए ये वाला है, ये आपको इंटरेस्ट से मिला होगा। अब ये 100 कब मिलेगा, 100 का जब हम 100% यानी 100 का 100% निकालेंगे तभी तो हमको ये 100 मिलेगा। बोलो, जब ये 100% हो जाएगी वैल्यू तो हमारा आंसर डबल हो जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हम आपसे ये बोले हैं कि मान लीजिए 100 रुपए हैं, 100 का आपको 200 रुपए करना है और 20% की रेट से करना है, तो एक साल में आपको 20% मिल रहा है, तो मैंने क्या बोला कि यहां से यहां तक में वैल्यू 100% प्लस हो रही है, बट एक साल में तो 20% हो रही है। 100% के लिए कितना करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाई 20, मतलब आपको 5 साल लगेंगे 100 से 200 रुपए करने में 20% की रेट से। ये बात क्लियर है। दूसरा यहां पर एक तरीका यह है कि आपको परसेंटेज वैल्यूज पता होनी चाहिए, उनके पार्ट्स पता होने चाहिए। जैसे 1% बराबर होता है 1/100 के, 2% की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/50 के, 3% होता है 1/33, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3 राइट 1/3%, 33 राइट 1/3%, ठीक है। कुछ इस तरह के अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आप बहुत आसानी से, तो यहां पर करना क्या है, 1% की रेट से कितने साल लगेंगे 100, 2% की रेट से 50 साल, 3% की रेट से कितने 33 साल। बोलो, आगे ये बात क्लियर होगी। तो ये चीज हमको यहाँ पर अगर पता है तो हम तुरंत का तुरंत इसका आंसर कर जा सकते हैं। तो 4% बराबर होता कितना 1/25 के, मीन 25 साल लगेंगे। 25 इंटू 100 करोगे तो 25 इंटू 100 तभी तो आपको मिलेगा 100%। तो यहाँ पर ये तो पूरी तरीके से कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। आपको जब भी कभी जो भी रेट दी जाए आप उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो 100, 4% आपको क्वेश्चन में गिवन है तो क्या कीजिएगा, हमेशा 100 में डिवाइड कर दो 4 से, आपका 25 ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको ये 10% दिया होता तो हम क्या कर रहे होते, 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब आपका पैसा 10 साल में डबल हो जाना है, ठीक है। कोई भी पैसा जितने साल में डबल होता है। अब इसी जगह हम और एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, अगर वो ट्रिपल की बात करता, ध्यान से समझना,
यहां से आपको मान लो 1 रुपए से डबल होने का मतलब है 2 रुपए, 1 रुपए और आपको मिल जाएगा। अब ये 1 रुपए 4% की रेट से मिला, 4% की रेट में आपको साल कितने लगे? 25, ठीक है? ये तो डबल हो गया। अगर मान लो वो कह दे कि पैसा 3 गुना कितने साल में होगा, तो 1 रुपए से 2 रुपए होने में आपको कितने साल लग रहे हैं? 25 साल। यानी 1 से 2 का मतलब 1 रुपए मिलने के लिए आपको 25 साल लग रहे हैं। यानी अगला अगर हमको 1 रुपए और मिल जाए, यहाँ पर 1 रुपए मिला, प्लस यहाँ पर और 1 रुपए मिले, तो 2 में 1 जोड़ के ये 3 हो जाएगा। तो 1 रुपए मिलने के लिए हमको 25 साल लगते हैं। ये फिर से 1 रुपए लेने के लिए हमें 25 साल लगेंगे। तो ओवरऑल 1 रुपए से 3 रुपए होने में 25 प्लस 25 कितने साल लग गए? 50 साल लग गए। ठीक है? इस तरह से हम इन सवालों को करेंगे। कभी भी 2 साल, 3 साल, 4 साल का कुछ भी आ जाए, तो आप इसको आसानी से कर पाओ। कह रहा 1000 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है। 2 वर्ष में 1000 रुपए का कितना हो जाता है? इतना रुपए हो जाता है। अब देखो, अगर इसी जगह पे आपको थोड़ा-सा मैं एक ब्रीफ आउट करके यहाँ पर बोलूँ कि मान लो 100 रुपए है और 100 रुपए 2 साल में 121 रुपए हो जाता है और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से हो रहा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज से हो रहा होगा, तो 100 का 120 है, मीन्स दोनों तरफ आप क्या कर दो? अंडर रूट लगा दो। तो 10 का 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा और आपका यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 121 का 11। तो आपको पता चलेगा 10 रुपए पे हमको 1 रुपए मिल रहा है। ठीक है? 10 रुपए पे हमको कितना मिल रहा है? 1 रुपए मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपए हमें 10 रुपए पे मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 10% की रेट हो जाएगी। भाई 100 का 10% सीआई की रेट से पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 10 रुपए और इस 10 का भी 10% 1 रुपए। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर ऐड करोगे तो ये देखो 21 रुपए मिला। तो वही चीज़ वैल्यू 100 से बढ़कर प्लस 21 रुपए आपका इंटरेस्ट 121 हो जाता है। ये बात आई होप अच्छे से क्लियर हुई होगी मैं क्या समझाना चाहता था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 रुपए था। आपका ये हो कितना जा रहा है? ये हो जा रहा है 1144.9 होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो हम इधर बढ़ा लें और इधर पॉइंट को पहले तो हम खत्म करें। इसको 9 ऐसे रखो, ठीक है? अब हमने यहाँ पर क्या बोला था कि ये आपका पैसा कितने साल में हो रहा है? 2 साल में हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको रूट लगा दो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो। अब आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। भाई 10,000 स्क्वायर होता है किसका? 100 का, ठीक है? अब ये वाला स्क्वायर निकालने के लिए यूनिट पर अगर आपके 9 है, तो ये 3 या 9 का स्क्वायर रहा होगा, 2 डिजिट यहाँ से कैंसिल कर दो। अब 114 बचा है, ये किस-किस स्क्वायर के बीच में है? तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा स्क्वायर है 11 का तो 121 हो जाता है, हमारे पास 114 यानी 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से 14 मतलब 14 ज़्यादा 121 से यहाँ 7 तो 114 है, 11 वाले स्क्वायर के पास है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 यानी यूनिट पर तो 9 आ गया। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा? ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर 7 आएगा और इन दोनों में 11 और 10 है, इन दोनों में से हमेशा छोटा नंबर ही लेंगे 107। तो यहाँ से आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है 100 रुपए पे आपको कितना? 7 रुपए मिला और 7 रुपए 100 का कितना परसेंट है? 7%। आंसर टिक करो, निकल जाओ। क्लियर है इतनी बात? बोलो। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। दूसरा एक हम हिट एंड ट्रायल वाला ये चीज़ कर लेते हैं अगर आपको इस तरीके से ये नहीं समझ आ पाता है। भाई आपके पास 1000 रुपए था और वैल्यू आपके पास बन गई है 1144.9 यानी ओवरऑल आपका डिफरेंस आएगा 114 रुपए 90 पैसे। ठीक है? अब यहाँ पे सोचो कि 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% होता है 100 रुपए। अगर पहले साल हमको यहाँ पर 100 रुपए मिले होते, तो दूसरे साल फिर हमको 100 रुपए यानी तो 200 हो जाता, 10% कभी हो नहीं सकता। अब यहाँ पे ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से उठा के कर लो कि ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। नहीं भी आता है तो 1000 है 2 साल के लिए है, ऑप्शन उठा के कर लो, ठीक है? तो 1000 का 6% कितना होगा? 60 रुपए। अगले साल 60 रुपए और 60 का 6% कितना होगा? 36 होगा। तो ये आपका कितना बनेगा? 60, 60, 120 बोलो। ये वैल्यू यहाँ पर मैंने गलत लिख ली। ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर 1000 रुपए है, तो 1000 से आपका बन रहा है 1144 रुपए 90 पैसे एक तरीके से। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस आपका कितना है? ये डिफरेंस आया 144 रुपए 90 पैसे। अब आप ऑप्शन भी उठा के कर सकते हो, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ पाओगे और ये बहुत जल्दी आपका आंसर भी दे जाएगा। ठीक है? 1000 है, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 6%, तो 1000 का 6% पहले साल 60 रुपए, दूसरे साल 60 रुपए और दूसरे साल इस 60 का भी 6% मतलब आपका ये कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है? तो ये आपका 3.6 तो ये आपके बनेगा कितना 123.6 ये हमारा 144 नहीं आंसर हो सकता, ठीक है? 7% यहाँ पर लोगे, 7% मतलब ये 70 रुपए, दूसरे साल 70 रुपए और इस 70 का भी 7% होगा 4.9। तो ये देखो 140 और 4 144 रुपए 90 पैसे ये आपकी वैल्यू से मैच कर जा रही है। और भी कोई ऑप्शन लोगो आपको मैच ही नहीं करेगा तो इस तरीके से भी आंसर अगर नहीं कोई मेथड आता है तो आप ऐसे भी करके आंसर दे सकते हो, ठीक है?
आंसर लेकिन सही करके आना, छोड़ के नहीं आना है, और करेक्ट करके आना है। ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना है? अरे भाई यहाँ पर निकाल दो, ए बी और सी कितना है? 7, 8 और 9। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल नुकसान कितना है? अकॉर्डिंग टू रेशियो, रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल नुकसान होगा, नुकसान बनेगा आपका 7, 8, 15, 15 और 9 24। बोलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1152। अब हमको ये देखना है ये कितना गुना है, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट पर 2 कब आता है? 4 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट पर 2 आता है, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, आपका 2 ही बार आता है। क्या आपका 24 इंटू 3 या 24 इंटू 8? अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है क्या हो सकता है। तो या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 1152 है, 24 से डिवाइड करो, 24 पंचे 120 होगा नहीं, 24 चौको 96 हुआ, बचा कितना आपके पास? यहाँ पर 19, 2 आ जाएगा 192, तो 24 8 जा में आएगा 192, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन है वो कितना है? 48 टाइम्स है, 48 गुना क्वेश्चन में ये वैल्यू है रेशियो के अकॉर्डिंग। ऊंचा ए का हिस्सा कितना है? तो इसका 48 गुना कर दो, इंटू इसमें करा दो कितने? 48 से, तो 7 अट्ठे 56 और 7 चौको 28, 28 और 5 33, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 336 बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए बी तथा सी ने 5,000 का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, यदि कुल लाभ। तो देखो पहले हम आपको ट्रेडिशनल तरीके से इसको बताते हैं। 3 है, ए बी और सी। तो इसने ये बोला है कि ए तथा बी ने इन सबने स्टार्ट किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए। अगर हम मान लें कि सी ने x रुपए इन्वेस्ट करे, तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा? x प्लस 6,000 रुपए, बोलो इतना करेगा। और कह रहा है बी ने ए की तुलना में 2,000, ए ने बी की तुलना में 2,000, तो यहां पर ए ने कितना करा होगा? x प्लस 8,000। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो टोटल इन तीनों का इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया कितना? हम इसको कह सकते हैं x प्लस 6,000, x प्लस 6,000 प्लस x प्लस 8,000, ये बराबर हो जाएगा किसके? आपका जो यहाँ पर 50,000 दिया गया, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर x कितने? ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 14,000 14,000 बराबर आपका है 50,000 के, ठीक है। अब 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,000 अगर उधर जाएगा तो ये माइनस होकर आपका ये कितना बन जाएगा? 36,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। आई होप ये बात क्लियर होगी। यानी सी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, बी ने कितना किया होगा? 6,000 किया, 12 और 6 18,000, ये आपका बी का आ गया। और ए ने बी से 2,000 ज्यादा किया है, तो 18 में 2 जोड़ दो तो ए का इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 रुपए, ठीक है। 18 12 30 20 पूरा 50 हो गया। अब ये कह ये रहे हैं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट में इनको कुल लाभ 10,000 का हुआ है। तो देखो लाभ जो डिवाइड होता है वो उनके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी रेशियो में मिलता है। अगर कोई 1 रुपए लगाता है, दूसरा 2 रुपए लगाता है और यहाँ पर 3 रुपए का फायदा होगा, तो इसको 1 रुपए, इसको 2 रुपए। अगर यहाँ पर मान लो ये 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ होता तो इसको 4 रुपए मिलते हैं, इसको 8 रुपए मिलते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसने अगर 2 गुना पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी उसको 2 गुना ही मिलेगा। आई होप ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो हाँ, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे ए बी और सी, इन तीनों ने कितना कितना लगाया? 20,000, 0 0 सबके वहां से हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20 18 और 12 ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 9 और 6। तो 10,000 रुपए हमें डिवाइड करना है, ये कितना बन जाता है? 10 9 19 19 और 6, टोटल मेरे अकॉर्डिंग ये 25 है। 25 वाली वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 25 वाली वैल्यू क्वेश्चन में है 10,000। तो यहाँ पर 10 वाली वैल्यू, ए का प्रॉफिट पूछ रहा है, ए का प्रॉफिट कितना है? 10। 10 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 10 वाली वैल्यू हम कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4,000, ठीक है। ये आपका किसका आ गया? ए का प्रॉफिट आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000 दिस बिक्री होती है, तो 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं उसकी औसत से। औसत का मतलब होता है, औसत उसने अगर एक महीने का जो बताया है 3500, इसका मतलब पूरे 5 महीने थे, हर महीने उसका जो बिक्री होना चाहिए वो 3500 3500 3500 3500 का ही होना चाहिए। एवरेज का मतलब ये है। तो हम पहले 4 महीने का निकालते हैं। पहले 4 महीने का कितना है? 2,500 रुपए, 3,250 रुपए, ठीक है, 4,250 रुपए, और पहले महीने में था कितना? 2,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 0 5 5 10 का 0, 5 2 7 2 9 1 10 0, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 2 11 11 और 1 12, यानी टोटल अभी इनकी यहाँ पर जो बिक्री हुई है 4 3 7 2 9 2 11 12,000 का हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनका जो 3500 है वो आपका
इंटू 5 महीने में करा दो, एवरेज इतना होना चाहिए। तो टोटल बिक्री कितने की होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 5 पंचे 25, हासिल दो 5 15 और 2 यानी 17,500 रुपए की होनी चाहिए थी। तब आपका एवरेज कितना होता, 3500। लेकिन अभी तो आपकी सिर्फ 12,000 की ही बिक्री हुई है, तो अभी आपको कितने की बिक्री और करनी है, 17,500 में से 12,000 घटाओगे तो आंसर आएगा 5500। यानी 5वें महीने में जब आप 5500 की बिक्री करोगे तो आपका ये एवरेज यहाँ पर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है। बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में। तो यहाँ पे देखो बी और सी, यानी बी और सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ये काम 40 दिन में खत्म हो रहा है। और यही काम ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो 20 दिन में हो जाता है। तो हमें टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल काम हम निकालते हैं एलसीएम से। 40 20 का एलसीएम लो तो ये आपका आ गया क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 40 है। ठीक है। यानी कि यहां पर हम अगर बीसी की एफिशिएंसी निकालें, 40 काम 40 दिन में, तो बी और सी की एफिशिएंसी होगी, ठीक है, एक होगी। जब ए बी सी कर रहे हैं तो 20 दिन में हो गया, 40 काम 20 दिन में हुआ तो 20 से हम 40 को डिवाइड करेंगे, यहां पर कितना आएगा, 20। तो आपको समझ आया कि ए बी सी जब तीनों काम कर रहे हैं तो यहां पर आपका आंसर कितना आया, 2। तो यहां से हमें एक ही स्पीड निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी कितनी, 2 है। अब बी और सी का आपको पता है, बी और सी इनकी एफिशिएंसी 1 है, तो यहां पर क्या कर दो, ए प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ए की यहां से एफिशिएंसी है, 1 उधर माइनस में हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए अकेला एक काम करता है जबकि बी सी मिल करके एक काम कर पाते हैं। अब आपको पता है टोटल यहाँ पे वर्क ही है, टोटल वर्क कितना है, 40। 40 काम एक की स्पीड से ए करेगा, कितने दिन लगाएगा, 40 दिन लगाएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई। ए कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में पूरा करेगा। अब देखो यहाँ पर ये मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग का पोर्शन आ गया है, तो यहाँ पर ये हम क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर देख लिया होगा, लगभग 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स यानी क्वांट से 20 क्वेश्चन आते हैं बाकी, और ओवरऑल आपके 55 हैं, तो 55 में 20 क्वेश्चन ये हो गए। अब बचे आपके कितने, 35 जो कि रीजनिंग के हैं। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है बजाय उसके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 55 में से आपके क्वेश्चन 55 सही करके अगर आ गए, एक चीज यहाँ बहुत अच्छे समझना, 55 में से आपने ये अगर 55 कर दिए, तो जीके में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए, हिंदी में 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए, आपका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि 55 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 75, 75 इंटू 2, यानी आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55, 150, 300 का है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे यहाँ पर नंबर बन जाएंगे, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला। तो देखो म्यूजिक को यहाँ पर इससे हमें बताना है, तो इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू पता है तो देखो हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे तब भी हम कर पाएंगे। ये होता है 13 से हो गया 19 मतलब +6, ये होता है 21, 21 से हुआ 26, ये भी कितना हुआ, +5। ठीक है, फिर ये होता है 19, 19 से ये हुआ 23 +4। तो आपको पता चल रहा है कि पहले में +6 फिर +5 फिर +4 हो रहा है। तो यहाँ पर सी है, सी में +6 करो, सी की वैल्यू 3 होती है, 6 में 3 जोड़े को आई आएगा, आई सभी में रखा हुआ है। ठीक, फिर 5 हम ऐड करेंगे, ए में 5 जोड़ेंगे, ए की वैल्यू 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 एफ आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तीसरे को चेक ना करो, चौथे को चेक कर लो, चौथे में +3 हो रहा होगा। चौथा लेटर हमारा कौन सा है, ओ, ओ में +3 करो, ओ की वैल्यू 15, 15 और 3 18 होता है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम निकाल पाएंगे वहां जल्दी। लुप्त संख्याओं को ज्ञात करो, तो यहाँ पर क्या है, 9, 16, 24, 33, यहाँ पे निकालना है 54 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपके पास कितना है डिफरेंस, प्लस का 7 हो रहा है। यहाँ पर कितना हुआ, 16 से 24, प्लस का यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर प्लस का 9 हो गया, तो यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा। बहुत आसान सीरीज है। 33 में +10 करोगे तो ये आपका 43 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 ऐड हुआ होगा, 43 में 11 ऐड किया होगा तो 54 बना होगा। अब 54 में कितना ऐड होगा, प्लस का 12 ऐड होगा, 54 और 12 आपका ये 56 बन जाएगा। इस तरीके से 43, 54 और 12 सॉरी 66 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा सी। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स वाई दो नंबर है, यहाँ पर ये एक्स है तो ये है, तो आपको बताना है वाई वाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो यहाँ निकाल लो, ये कितना 10, 10, उसके बाद 20, और फिर यहाँ पर ये एक्स आ गया। ठीक है, फिर यहाँ ये अब आपका एक्स है, फिर आपका आ गया 240, 1200, और उसके बाद यहाँ पे एक नंबर आना है। तो 10 से 10 बना है, तो इसमें या तो 0 ऐड हुआ होगा या 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी 10 आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। या तो 0 से यहाँ पर 0 ऐड कर दो तो 10 आएगा, या 1 से मल्टीप्लाई करो। अगेन यहाँ पर देखोगे 20 बन रहा है, या तो इसमें 10 ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई 2 से हुआ होगा। ठीक है, तो 0 ऐड हुआ, दूसरा भी हम लिख लेते हैं कि प्लस प्लस का यहाँ पर 10 किया गया होगा। अब यहाँ से हम कितना क्या कराएं कि ये हमको मिल जाए, और यहाँ से अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है कितना,
बोलो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ कितना 5 का 240 में 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे पास 1200 आ जाएगा। तो यानी कि अगर 240 से 1200 हो रहा है, इतना बड़ी वैल्यू आ रही है, बढ़ रहा है, तो प्लस मत करो, मल्टीप्लाई वाला देखो। 1 का गुणा 2 का गुणा यहाँ 5 का गुणा है, तो 2 से सीधा 5 गया, बीच में नंबर 3 और 4 बचे होंगे, तो यानी यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई 3 का हुआ और 240 आया होगा 4 के मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। बोलो 20 या 60 और 60 में 4 का 240। अब यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कराओगे 6 का कराओगे, 1200 का 6 में मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200। तो आपको इसने क्या बोला है y x कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 7200 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल करो, 6 से गया कितना 12 120, यानी आंसर आपका बन जाएगा बी। क्लियर है। संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होंगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर बहुत आसान है, हमको अल्टरनेट दिख रहा है 7 + 8 + 1 + 9 + 1 10 + 1 11, इन दोनों में है नहीं। अब यहाँ से आ जाओ, 11 से हुआ 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से कितना होगा 15, ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, CFILO इसके समान श्रृंखला में कौन सा, जो श्रृंखला आपको दी गई है सीधी तरीके से दी गई ऐसे और एक कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आपको अगर वैल्यू पता है, सी की वैल्यू कितनी है 3, एफ की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 9, एल की वैल्यू 12 और ओ की वैल्यू 15। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 3 3 3 का गैप है। बोलो 3 3 3 का गैप। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यूज पता होंगी तभी आप 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज 1 मिनट से ज्यादा ले जाओगे क्योंकि सबको आप चेक करोगे। तो मेरे को यहाँ देखो वैल्यू पता है 12 3 15 15 4 19, नहीं हो सकता, सेम डिफरेंस होना चाहिए हर जगह, 3 3 3 का ही डिफरेंस, बीच में 4 आ गया कहाँ से, यहाँ से आ गया 15 और एस, ये होता है 15 ओ और एस, 15 4 19। ठीक है, ये 12 3 15 फिर से आपका 19 आ गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका या 12 3 15 15 3 18 18 और ये 22 बन गया, ये 18 22, यहाँ भी 4 हो गया, ऑप्शन फिर एक ही बचा, टिक करके निकल जाओ। 12 3 15 3 18 3 21 3 24 बिल्कुल सही है। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें, A A B F। तो देखो A A B F, अब क्या आएगा, क्या है यहाँ पर 1 1 B F, बी की वैल्यू यहाँ पर हमने बी लिख दिया, बी की वैल्यू यहाँ पर लिखो, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 6। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या होगा इंटू 4 होगा, और इंटू 4 करके यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 24। 24 वैल्यू किसकी होती है, 24 वैल्यू होती है एक्स की, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो जगह में निकालना है ए जेड और ये। तो देखो आपके जो दो पेयर हैं, इन पेयर में ए और बी फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा कि अगर यहाँ पे लास्ट है फर्स्ट है, तो जो ये वाला 2 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर डी लास्ट में है तो सी पहले आएगा, ठीक है, सी पहले आएगा तो एक ऑप्शन गलत। अब यहाँ डी पहले आ गया तो अगले वाले में क्या आएगा, डी के बाद यहाँ पर ई आएगा, क्योंकि एबीसीडी ई चल रहा है, तो सी ई किस में है, देखो डी यहाँ पर आ गया, तो अब हमारा डी यहाँ पर आ गया, जैसे बी था तो बी के बाद यहाँ पर सी एक्स बनेगा, ठीक है, फिर आपका ये बनेगा, तो अब यहाँ पर ई से स्टार्ट होना चाहिए था, और फिर आपका क्या होगा जेड और वाई, यहाँ पर डब्ल्यू और ये, और बीच में ये आपका आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फिर से एक बार करके देख लो, ए है जेड है, फिर आपका वाई है बी है, अब ए जेड वाई बी, अब आपका यहाँ पर क्या आएगा वाई बी हो गया, तो यहाँ पर आएगा आपका सी एक्स, एक्स के पहले यहाँ पर क्या आ जाता है डब्ल्यू और डी, तो देखो ये आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के ये रिवर्स लेटर हैं, रिवर्स लेटर हैं, तो रिवर्स लेटर ई वी सी एक्स होता है, ई वी सी एक्स होता है, तो ये बन गया। अब डब्ल्यू डी हो गया, अब आगे आपका क्या आएगा अल्टरनेट चले जाओ, ये वाला यहाँ पर आया पहले, फिर ये वाला यहाँ पर आएगा पहले, तो यहाँ पर जो बनेगा वो ई और वी बनेगा, तो सी एक्स ई वी, यानी यहाँ पे आपका वो था और यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पर जो इन्होंने वन दिया वो नहीं, आंसर आपका सेकंड होगा सी एक्स ई वी। आई होप ये बात क्लियर, सेकंड वाला सही होगा, ये नहीं हो सकता, गलत इन्होंने लगाया। कह रहा ए इंटू बी का अर्थ है दिस 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 दिस, तो इसने लास्ट में दिया पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस, एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, एस क्यू से किस डायरेक्शन में है, डायरेक्ट डायग्राम बना लो। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट और ये वेस्ट, इसके अकॉर्डिंगली हम सारे आंसर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ पी परसेंट, परसेंट का मतलब यहाँ पर ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पी क्यू के पूर्व में है, तो क्यू को जहां भी कराओगे क्यू का, मान लो यहाँ पर आपने क्यू को किया, पूर्व किधर जाओगे राइट साइड जाओगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पी क्यू के पूर्व में है। उसके बाद है प्लस का मतलब यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, तो हम यहाँ पर क्या कह पाएंगे क्यू आर के नॉर्थ में है, क्यू आर के उत्तर में है, तो आर आपका यहाँ आ जाएगा, क्यू आर के उत्तर में है। आर माइनस एस यानी आर एस के पश्चिम में है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब ए बी के पश्चिम में है, तो आर एस के पश्चिम में होगा, तो एस को कहाँ कराना पड़ेगा, एस के पश्चिम में आर है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन उसने ये पूछा Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो Q से देखने पर इस दिशा में मुझे S दिख रहा है, तो यहाँ पर ये दिशा कौन सी होती है, ये आपकी साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात? एक सुबह X ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। सूरज किस दिशा में चलते हैं, निकलते हैं? सूरज निकलते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो X ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। X यहाँ पर था, इस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया। फिर दाईं तरफ मुड़ा, दाईं तरफ मुड़ जाइए, जितनी एक बार में डिस्टेंस चलेंगे उतनी हर बार चलेंगे। फिर लगातार 2 बार बाईं मुड़ा, तो एक बार बायां ये हो गया, अगेन एक बार आपका बायां ये हो गया। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो वही चीज यहां पर फिर से बना लो। आपका ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो ये दिशा इधर है, एरो लगा के यहाँ पर देख लो। आपका जो लास्ट है वो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। आई होप क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चा अपने पिता की तलाश में, एक बच्चा अपने पिता की तलाश में पश्चिम में 90 फीट गया। तो पश्चिम में चला दो उसको। पश्चिम किस तरफ होता है, इस तरफ। कितना गया, 90 फीट। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया, मतलब दाईं ओर मुड़कर कितना गया, 20 गया। इसके बाद वह और दाएं मुड़ा, 30 फीट गया, यानी दाईं ओर और उसको मोड़ दो, कितना जाएगा, 30 जाएगा। और चाचा के घर पहुंच जाता है, वहां भी उसके पता नहीं मिलते हैं। फिर दक्षिण दिशा में 100 फीट जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 100 फीट जाएगा। ठीक है, ये कितना टोटल हो गया, 100, 100 फीट हो गया। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु से पिता कितनी दूर पर मिला, तो पिता तो हमको यहाँ पर आके मिले और शुरुआती बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है। एक चीज बताइए, नीचे ये यहाँ से यहाँ 100 आया, तो हमारा तो ट्रायंगल ये यहाँ से यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से ये वाला, ये ट्रायंगल बनेगा, तो हमको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये पूरा हमारा 90 है, 90 में से ये वैल्यू कितनी होगी, इसके बराबर होगी। अगर ऊपर 30 है तो नीचे 30 हो जाएगा, 90 से 30 घट जाएगा, ये कितना बचेगा, 60। और ये पूरा हमारा 100 है, अगर ये 20 है तो यहाँ पर ये 20 रहा होगा, तो 100 में से 20 घटा दो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलो, हम करेंगे अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो ये रूट में वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8100 प्लस 3600, सॉरी 6400 प्लस 3600, जो कि आपका बनेगा 10,000। और ये बाहर जब रूट से निकलेगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, एक्स बिंदु ए से बी तक। अब देखो डायरेक्शन के अभी तक हम लगभग ये चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो डायरेक्शन का वेटेज है, डायरेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा, कोई बात नहीं, हम चला देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ए है, ये ए है, और ए से बी तक चला, ये आपका बी आ गया। फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, यानी दाईं ओर मुड़ा और हमने यहाँ पर 17 फीट चला दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कितना है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए के बी के बराबर थी, तो उस दूरी के बराबर चला, यानी आपको यहाँ से नीचे आना है, कहाँ, ए के जस्ट बराबर में, जहाँ से जिस रोड पे एक तरीके से चला था उसी के बराबर पे उसको यहाँ आ जाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, वह फिर से दाएं मुड़ा और 9 फीट चला, यानी अब दाएं मुड़ा और कितना चला, यहाँ पर ये 9 फीट चला। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, वो तो यहाँ रह गया, शुरुआती बिंदु यहाँ पर है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 17, 17 में से इसने इधर आके 9 कवर कर लिया, तो क्या करेंगे, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 मीटर या 8 फीट, आपका आंसर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये लॉजिकल के क्वेश्चन है, इसमें आपको सोच करके आंसर देना होता है, मतलब पढ़ो समझो फिर उसके बाद आंसर दो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन पूछ रहा है, कंक्लूजन के लिए उसने यहाँ पर कथन दिया है, 2 कंक्लूजन दिए हैं कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, तो यहाँ पर घरेलू मांग कम नहीं करी जानी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। जितनी हमारे यहाँ से मांग हो रही है वो होनी चाहिए, हम क्यों कम करें, अगर हमारी मांग बढ़ रही है उतना ज़्यादा हम निर्यात कर पाएंगे। और ये बात सही भी है, मांग बढ़ रही है तो हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, बोलो, यानी एक्सपोर्ट हमको कर देना चाहिए वहां पर, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे हमको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। और हमारे यहाँ से मांग ज़्यादा है तो मतलब हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका ये आर्गूमेंट आ गया, तर्क आ गया। तर्क में आपको यहाँ समझना होता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। नहीं होने का मतलब नेगेटिव नहीं है, यस होने का पॉजिटिव नहीं होता है। हमें सोचना होता है बेस्ड ऑन सिचुएशन, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन
बंद करना चाहिए। यानी जो मिड डे मील दिया जाता है, मिड डे मील में जो खाना बच्चों को दिया जाता है, दलिया दिया जाता है, कभी खिचड़ी दी जाती है, तो उसी के लिए यहाँ पर अपील करी जा रही है, क्या ये बंद किया जाना चाहिए? तो उसमें तर्क क्या-क्या दिए गए? पहला तर्क है नहीं, ये वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। वंचित बच्चे मतलब वो हैं जिनके यहाँ पर गरीब हैं, उनके यहाँ पर खाना उतना नहीं मिल पाता है, बन नहीं पाता है ना? बहुत सारे हमारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग हैं, तो कम से कम उन्होंने सुबह बना के उनका नाश्ता करा दिया और वो फिर स्कूल में गए, तो स्कूल में उन्हें दोपहर का वहाँ पे खाना मिल गया, तो कम से कम एक टाइम का खाना उनको वहाँ पर ठीक-ठाक मिल जाता है। और फिर पता लगे शाम को रोटी बनी तो सब्ज़ी नहीं है, नमक से खा रहे हैं, तो उस तरीके से ये वाला वैलिड पॉइंट है। दूसरा, हाँ, बंद कर देना चाहिए, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब इसको बंद कर दो क्योंकि ये स्कूल में जाने के लिए गलत गलत इसमें क्या होता है? भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसमें गलत जाने के लिए क्या प्रोत्साहन है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपका जो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है और सेकंड वाला वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाला आंसर हम करना होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, एक कथन दिया गया है और आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ ऑप्शंस। उन ऑप्शंस को देख करके निष्कर्ष निकालना है। पहला कथन ये बोल रहा है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, मतलब शार्प माइंड के हैं, तेज दिमाग के हैं। जितने भी कक्षा के बच्चे हैं, वो सारे के सारे तेज दिमाग के हैं। कथन 2 कह रहा है, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। मतलब जो एक्स छात्र एक है, वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निष्कर्ष देखना क्या है। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। कक्षा में बोला सभी छात्र तीव्र बुद्धि बुद्धि के हैं, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। उसने बोला सभी तीव्र बुद्धि हैं, मतलब सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मंद बुद्धि का हो। ठीक है? तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये तो आप सलाह दे रहे हो। ये जो आपने दी है, ये सलाह दी है, निष्कर्ष नहीं निकलता है। आपने स्टेटमेंट पढ़ करके आपको ये सलाह आपके दिमाग में आई है, ये आप सलाह दे सकते हो, एक्स के लिए निष्कर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये भी हमारा सलाह में चला जाएगा, निष्कर्ष नहीं होगा, हम निष्कर्ष फाइंड आउट कर रहे हैं। तीसरा, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कक्षा में सभी छात्र तीव्र हैं और जो भी कक्षा रही होगी, तो जो भी कक्षा रही होगी जिसमें सभी तीव्र बुद्धि के हैं, तो एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये निष्कर्ष निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ आ जाते हैं निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के वर्णमाला अनुसार क्रम में नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है ऐसे कौन से लेटर हैं जो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल नहीं लगे हैं, यानी जो पहले अल्फाबेट में आए वो कीवर्ड में पहले आया हो और जो अल्फाबेट में बाद में आया हो वो बाद में आया हो। तो पहला जो आपका यहाँ पर ब्लैंक ये दिया गया है, तो ब्लैंक में ए है, तो ए तो सबसे पहले अल्फाबेट में आता है। ये तो हमारा तीसरे नंबर पे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा, यही वर्णमाला क्रम में नहीं है। अगर इसको वर्णमाला क्रम में होना होता तो किस तरीके से होता? ए, बी, फिर होता एल, नहीं, फिर होता यहाँ पर के, उसके बाद एल और फिर एन। ए, बी, एल, के, एन, ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर दर्शाता है। जैसे ई, एम, पी, टी, वाई, ई के बाद ई, एम के बाद पी, पी के बाद टी, टी के बाद वाई आता है। तो बाकी सभी में देखोगे अकॉर्डिंग टू आपके उसी तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द ये अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है? तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा डी आई सी टी, तो देखो डी है, आई है, सी है, टी है, आई अगेन आई है, ओ एन, ओ एन, ए आर वाई, बिल्कुल सही, पहला बनाया जा सकता है। यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर ई आया हुआ है और वहाँ ई नहीं है, यहाँ भी ई आया हुआ है, वहाँ पर नहीं है। उसके बाद वहाँ पर डी ओ सी टी आर आई एन ई, यहाँ भी ई आया हुआ है। तो इन तीनों में एक एक्स्ट्रा कीवर्ड, एक लेटर है ई, जो कि आपके इस कीवर्ड में ई कहीं भी नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो देखो यहाँ पर मुर्गी और मुर्गा मुर्गी, फिर बीजास्व। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि एक्चुअली जब हम भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमको इसका मीनिंग ही नहीं पता था। भाई हमने इंग्लिश में भी देखा तो मुझे इंग्लिश में भी उसका मीनिंग नहीं पता था, तो इसके लिए फिर क्या है, गूगल मुझे भी करना पड़ा, तो पता चला कि स्टैलियन का मतलब होता है हॉर्स, मतलब घोड़ा होता है, तो बीजास्व का मतलब होता है घोड़ा। और यहाँ पर आपको फिर क्या दिख रहा है, मुर्गा मुर्गी मतलब मेल फीमेल, तो अगर घोड़ा है तो घोड़ा का फीमेल क्या होगा, घोड़ी होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर जिसको भी जानकारी नहीं होगी, तो भाई एग्जाम में चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई हो, मे बी आंसर आ जाए और नहीं भी आए। ठीक है, तो ये तो बात उसकी है कि आपको जानकारी कितनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, आपको यहाँ पर जिस तरीके से लेखक पुस्तक का संबंध है उसी तरीके से इन चार ऑप्शंस में कौन ऐसा है जो यहाँ पर दर्शाता है। तो लेखक और पुस्तक, मतलब लेखक है वो पुस्तक को लिखता है, चित्रकार किसको बनाता है,
चित्र को बनाता है, किसी फोटो को बनाता है, ब्रश को तो नहीं बनाता, गलत हो जाएगा। मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, पत्थर नहीं बनाता, पत्थर से मूर्ति बनाता है, पत्थर नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पर लेखक पुस्तक लिखता है, चित्रकार मूर्ति चित्र बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, कुम्हार बर्तन बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और नर्तक का मतलब डांसर, जो डांसर होते हैं वो डांस करते हैं, जूते नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दिया गया है ABNOKL। तो देखो ABNO और यहाँ पर दिया गया है KL का संबंध किससे होगा? तो A से यहाँ पर N में कितना, A की वैल्यू होती है 1 और इसकी होती है 14, तो यहाँ से कितना प्लस का 13 हो रहा है। और B की वैल्यू होती है 2 और ये होता है 15, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ भी हमारा कितना हुआ? A की वैल्यू B और ये, यानी यहाँ भी हमारा प्लस का 13। बोलो, दोनों में 13 13 ऐड हो रहा है। तो K में हम 13 ऐड करेंगे, K की वैल्यू 11 होती है, 11 में 13 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 24। और L 12 होता है, 12 में यहाँ पर हम अगर 13 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना? 25। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका क्या बनेगा? 24 होता है एक्स और 25 होता है कौन सा? वाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक्स वाई होगा, ना कि एक्स जेड होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ए से एन हो रहा था, ए की वैल्यू 1, एन की 14 प्लस 13, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 थी और ओ की वैल्यू 15 है। 2 में कितना जोड़ेंगे? 15, 3 जोड़ दो, 13 जोड़ दो, यहाँ पर 13 और 2 15 होता है, मीन्स दोनों तरफ 13 13 ऐड हुआ था, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें सीरीज का क्वेश्चन है, इससे इसमें चेंज हुआ, इससे इसमें चेंज हुआ, इससे यहाँ पर जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल देखो यहाँ पर था और अगले वाले बॉक्स में यहाँ गया, यानी कि ये -1 हुआ, हाफ ये और हाफ ये। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस बोलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम प्लस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया अगले वाले बॉक्स में। तो अब अगर नेक्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ होगा, यानी यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए बीच में। तो ये कहाँ पर है? पहले और दूसरे में तो है नहीं। ठीक है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें है। अब हम सर्किल की बात करें, देखो दोनों जगह सर्किल यहीं पर रखा, बस इसमें जो दोनों में फर्क है वो जो ब्लैक वाला है पार्ट, उसमें फर्क है। क्या फर्क है? सबसे पहले देखो यहाँ पर इस साइड में ब्लैक था, फिर ये इस साइड बना, फिर ये यहाँ बना। तो देखो आप समझ रहे हो, पहले ये फिर ये फिर ये, तो अब कौन सा होगा? ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो यहाँ वाली ये सर्किल, जो सर्किल है ये नई फिगर में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। एक चीज है, ये दोनों देखो मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये वाली जो फिगर है ये नई फिगर में, यानी यहाँ पर ये सर्किल गायब हो गया। अब यहाँ पे कौन सा गायब होगा? यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो पहले सर्किल गायब हुआ, फिर आपका इसमें ट्रायंगल गायब हो गया, यहाँ सर्किल आ गया। अब अगले वाले में यहाँ पर क्या गायब होगा? यहाँ गायब होगा, फिर यहाँ वाली वैल्यू गायब हुई, तो अब यहाँ वाला गायब होना चाहिए। तो यहाँ का मतलब स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो स्क्वायर वाले हमारे पास इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इमेज। जो इमेज दी गई है उनमें इस फिगर को बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाएं होनी चाहिए, कितनी लाइन होनी चाहिए? तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। 1, एक तो ये लाइन हो गई, 2, 3, 4 और एक ये 5। ठीक है, इसको 1, 2, 3, 4, 5 लाइन तो ये हो गई। एक यहाँ से बीच में ये 6 हो रही है। ठीक है, एक 7 यहाँ पर नहीं होगी, ये होगी सिर्फ 8, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी यहाँ से ले ही गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे 9, 10 और ये 11, फिर आपका होगा एक ये 12 और एक ये 13, 14, 15 और 16। ऑप्शन ए करेक्ट। बाकी देखो कहीं भी ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर रेड ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर इसने पूछा है मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर राइट साइड में स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में स्क्वायर है। जो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी उसमें राइट साइड यहाँ पर होना चाहिए, कुछ ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये किसमें है? इसमें भी नहीं है, ऑप्शन डी में ही है, क्योंकि लाइन से देख लो, ये लाइन एज इट इज जाके नहीं बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर कटिंग और फोल्डिंग, यानी कि ये फोल्ड करते गए। पहले इन्होंने ये पूरा स्क्वायर शेप में था, पहले इन्होंने इस तरफ पेपर को फोल्ड किया, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड किया और फिर अगेन इन्होंने इस तरफ फोल्ड किया, तो यहाँ पर ये बना। तो देखो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ये वाला चीज है, ये वाली चीज है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनेगी। और ये जो ट्रायंगल यहाँ पर है वो कुछ आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये बनेगा। तो ये देख लो शेप एकदम यहाँ पर क्या ये वाली ऊपर वाली शेप बन रही है? ये वाली नहीं बन रही, इसमें भी नहीं बन रही है, इसमें और इसमें ये दोनों तो बन रही हैं। अब हमें देखना है कि ये बीच ट्रायंगल वाला, इन दोनों में डिसाइड करते हैं। तो ट्रायंगल देखो ये पूरा का पूरा जस्ट ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनका ये एक तरीके से बेस, ये यहाँ पर कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसका तो बेस ये है, तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, जो कि ये नीचे की तरफ यहाँ गया हुआ है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। ये बी इन्होंने लिया, ये भी गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यही चीज गड़बड़ थी ऊपर वाला, ये नहीं हो सकता। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर वीओ 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 सब जगह है। तीसरा लेटर देखो, एक जगह यहाँ पर एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ यू है, यहाँ वाई है, तो ये तो लास्ट में जाएंगे। एल एल में पहले एल के बाद यू आया और फिर टी आया। अब इन दोनों में टी पहले आता है कि यू, यू बाद में आएगा, टी पहले आएगा, तो वोल्ट मीटर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है आपको एथनिक, आइस बॉक्स, ऑक्सीजन और इंटाइस ये दिया गया है, तो अगला यहाँ पर क्या बनेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर क्या करा गया है, एथनिक के जो लास्ट दो लेटर हैं वो नेक्स्ट के पहले दो लेटर बन गए। यहाँ पर ओ एक्स है, उसके देखो दो लेटर पहले बन गए। ईएन का यहाँ पर दो लेटर पहले बन गए। तो यहाँ पर सी ई लास्ट दो लेटर हैं, तो पहले सी ई बनेगा, यहाँ सी एच है, ओ बी है, ये है, तो सी ई सिर्फ इसी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ई से जी यानी 5 2 7 7 6 13, तो 5 2 7 6 13, फिर 13 2 15 6 21, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है +2 +6 +2 +6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, +2 होगा, तो 21 में +2, यू की वैल्यू 21 होती है, 21 में +2 कर दो तो 23 बनेगा, 23 होता है डब्ल्यू, बाकी किसी में रखा नहीं, आंसर टिक करो और आगे निकलो। यहाँ पर ये सीरीज में पूछ रहा है कि ये आगे करता जा रहा है, तो पहले देखो सबसे लास्ट में एम था, सेकंड नंबर पे एम हो गया, थर्ड नंबर पे एम आया, फोर्थ नंबर पे एम आया, फिफ्थ नंबर पे एम आया, तो अगली बार में एम सबसे पहले आ जाएगा। तो अगली बार सबसे पहले एम आने के लिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसमें पहले और लास्ट में भी एम है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ एम है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ओनली बी बचा। आई होप ये बात क्लियर होगी। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बराबर, यानी कि आपका जो 4 तारीख है उस दिन क्या है, फ्राइडे है, तो ये पूछ रहा है उस महीने की 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन होगा, यानी 25वां दिन जो भी होगा उससे 3 दिन बाद, मतलब 28वां दिन पूछ रहा है भाई। 25वें दिन के बाद तीसरा दिन +3 कर दो, 28वां दिन पूछ रहा है कौन सा होगा। तो देखो 4 को फ्राइडे अगर हम साथ साथ ऐड कर दें तो 11 को फ्राइडे होगा, 11 के बाद 18 को फ्राइडे होगा, 18 में +7 करेंगे तो आपका 25 को फ्राइडे होगा, ठीक है। यहाँ पर 25 को भी फ्राइडे होगा, 26 को क्या होगा, सैटरडे होगा, 27 को क्या होगा, संडे होगा, 28 को पूछ रहा है, 28 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। गलत आंसर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मंडे। क्लियर हो गई होगी बात। अगला यहाँ पर दिया गया, दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है, दिए गए उचित शब्द सुनिए। तो देखो जी एक्स आई इस तरीके से, तो यहाँ पे नंबर देख, नंबर किस तरीके से है, नंबर यहाँ पर आ रहा है 2 1 3 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पर 1 3 2 5, 5 के बाद 2 यहाँ पर 7। अब 7 में यहाँ पर कितना होगा, पहले यहाँ पर 1 प्लस हुआ, 1 के बाद 2 प्लस हुआ, अगेन यहाँ पर 2 प्लस हुआ, तो या तो अब आगे 3 प्लस होगा या फिर 4 प्लस होगा, यानी 1 का डबल हम बोल सकते हैं। तो अगर 7 3 10 हुआ तो ऑप्शन ये हो सकते हैं, 7 4 11 हुआ तो ये हो सकता है। चलो नंबर से हमें पता नहीं लगा, लेटर से देखो, लेटर से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जी एच आई, फिर यहाँ पर आ गया जे, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, जे के बाद आपका के आना चाहिए, तो के हमारा किसमें, इसमें और इसमें है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब एक चीज भी क्लियर हो गई कि 11 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर +4 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 और यहाँ 12 है, तो इसमें देख लो 7 में यहाँ पर कितना 7, फिर आपका 7, फिर यहाँ पे 9, यानी एक बार यहाँ पर +1 तो यहाँ पर अब +2, तो अगेन +2 होगा, 11 वाला ही आंसर होगा, 9 2 11, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा तरीका, किससे, लेटर से चेक कर लो, आर और एस में क्या होगा। तो देखो जेड से x-2, एस से v-2 और v से t-2, और अगेन हम t से -2 करेंगे तो फिर r ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर r हो जाएगा, फिर ये 3 ना ऐड होकर वहां पर वो 7 में 5 ऐड होगा 12, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है दिस दिस दिस, ये और एंड का पूछा है, एंड का क्या होगा। तो देखो एंड हमारा यहाँ पर तो है नहीं, आयरन स्ट्रॉन्ग यहाँ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड हमारा यहाँ है, तो एंड हमारा एक ही बार आया है, तो इन तीनों का कोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो सकता है, इन तीन का ही। भाई 387 का ही तो मतलब ये है, तो एंड हमारा एक बार आया, तो नंबर भी कोई होगा जो एक बार आया। देखो 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी है, तो 8 एंड का हो नहीं सकता, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी हो नहीं सकता, 3 यहाँ नहीं, 3 यहाँ नहीं, एंड यहाँ नहीं, एंड यहाँ नहीं, तो 3 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी विशेष कोड भाषा में वांट को ये लिखा जाता है, कोप को ये लिखा जाता है, तो नोट जब भी 2 बार दिया जाए तो सीधा सीधा लिखिए, यहाँ पर NOT है, एन का कोड 1 है, एन के नीचे 1, ओ का कोड 8 है, टी का कोड यहाँ पर देखोगे, टी का कोड 5 है, और ई का कोड कितना है, ई का कोड 3 है, तो यानी 1853 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब यहाँ पे डिवाइड इंटू 4, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डिवाइड का मतलब क्या है हम सब जगह रख लेते हैं। डिवाइड यहाँ पर दिया गया है
क्या करता है, कहाँ पे सबसे पहले प्लस मल्टीप्लाई को करता है, तो प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई को और माइनस प्लस को यहाँ पर प्लस कर दो, इनटू डिवाइड को यहाँ डिवाइड कर दो, और डिवाइड है वो माइनस को कर रहा है, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर 8 माइनस 4 में भाग 2 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है। अब रीजनिंग है, रीजनिंग के तरीके पहले तो देखो वी बॉड मास वाला रूल लगा के देखो क्या हमें उससे आंसर मिलेगा। वी बॉड मास रूल ये कहता है पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आपका ये बनेगा 2 8 और 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई वाला, अब प्लस का आपका हो जाएगा कितना 27 प्लस 8 35, और ये माइनस का 2 आंसर 33 दे जा रहा है, और यही आपका आंसर हो गया। दूसरा एक और तरीका है कि आप कभी कभी डायरेक्ट जो करते हो वो कभी मत करना कि क्या 8 से माइनस 4 में भाग दिया 2 प्लस 9 इंटू 3, कि आपने 8 से 4 में 4 भाग दिया तो 4 में भाग बचा 2 प्लस 3 9 इंटू 3, फिर आपने किया यहाँ पर कितना आया 2, 2 से भाग 4 में 2 प्लस 9 इंटू 3, फिर 9 और 2 11 इंटू 3, और आंसर आपका 33 आ जाए। ये बाई चांस है कि यहाँ पर ऐसे आ गया, लेकिन आप पहले यही करेंगे जो आपका जो भी रूल है, डिवाइड किया 2 दूनी 4 ये 2 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई किया 27, 27 में प्लस जोड़ो फिर आप घटाओ, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। CENTAUR को ये लिखा जाता है, तो देखो C से A हो रहा है, E से C हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, C से A का मतलब माइनस का 2 हुआ, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ, अगला N से L हो गया, भाई N से भी यहाँ -2 हो गया, तो हर जगह -2 चल रहा है, तो HOP को क्या हम लिख सकते हैं, तो HOP -2 करेंगे तो F आ जाएगा, -2 करेंगे M आ जाएगा, -2 करेंगे तो N आ जाएगा, तो FMN ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। यदि एट द रेट ब्लड रिलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़कर जाइएगा। पूछ रहा है पी एट द रेट क्यू स्टार आर हैज एस का क्या अर्थ होगा, ठीक है, तो एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है, हम कह सकते हैं पी क्यू का पुत्र है, पी किसका पुत्र है, क्यू का है, प्लस कर दो। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या, ए स्टार बी का मतलब है कि ए बी की पुत्री है, तो यानी क्यू आर की पुत्री है, क्यू है वो किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, जिसको बताया जाए उसका जेंडर क्लियर कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। फिर यहाँ पर हैज दिया गया, हैज मीन्स दिया गया ए बी का पति है, तो यहाँ पर हम कहते हैं आर एस का पति है, आर एस का पति है तो एस पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, एस पी की माँ है, पी की माँ बिल्कुल नहीं है, क्यू की माँ है, गलत हो जाएगा। पी एस की दादी है, पी दादी नहीं है, पी तो एस का यहाँ पर पोता है यानी ग्रैंडसन है, गलत हो जाएगा। पी एस की माँ है, पी एस की माँ भी नहीं है, एस पी की दादी है, एस पी की दादी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पी एस की दादी है। एक्चुअल में होना यहाँ पर चाहिए, क्योंकि उसकी मम्मी, मम्मी के पापा नाना नानी होनी चाहिए था, यानी आपका जो मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी, ग्रैंड मदर हम बोल सकते हैं, ठीक है, बट दादी नहीं होंगी। अगला पूछ रहा है कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, किसमें सही है, ठीक है, सी परसेंटेज डी परसेंटेज का मतलब पी क्यू का भाई है तो सी डी का भाई हो गया। स्टार का मतलब यहाँ पर है पी क्यू का पुत्र है, डी ई का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन का यहाँ पर मतलब है पी एक्सक्लेमेशन क्यू का मतलब पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ का मतलब ई एफ की माँ है, अगर ई माँ है एफ की तो एफ कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। तो उसने जो पूछा था सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, सी एफ की माँ यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत हो गया, पहले से आंसर नहीं आएगा। दूसरा चेक कर लो, सी स्टार डी, स्टार का मतलब है यहाँ पर पी क्यू का पुत्र है, यहाँ पर सी डी का पुत्र हो जाएगा, सी डी का पुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया है एक्सक्लेमेशन का मतलब यहाँ पर है पी क्यू की माँ है, दैट मीन्स डी ई की माँ है, डी माँ किसकी है, ई की है, डी माँ हो गई ई की। परसेंटेज मतलब पी क्यू का भाई है तो ई एफ का भाई है, ई भाई है किसका, एफ का, ठीक है। तो पूछा क्या था फिर से, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र, वो तो उसी का भाई है, कजन नहीं है, यानी क्वेश्चन में कजन पूछ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, सी स्टार डी पी क्यू का पुत्र है यानी सी डी का पुत्र है, डी परसेंटेज ई पी क्यू का भाई है, डी ई का भाई है, डी है वो ई का भाई है। लास्ट में एक्सप्लेनेशन का मतलब है पी क्यू की माँ है तो ई एफ की माँ है, ई माँ है किसकी, एफ की, तो एफ की माँ हो गई ई। अब देखो यहाँ पर
क्या सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है? सी है वो एफ की माँ के भाई का पुत्र, बिल्कुल सही आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ना कि आपका डी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति, सी ने डी से कहा, सी ने कहा कि तुम मेरे भाई, सॉरी तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। अब देखो, जिससे भी कह रहा है वो डी से कह रहा है, डी से क्या बोला कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो उसके बहन के पति के ससुर का मतलब है उसकी बीवी का पिता बनना पड़ेगा, तभी ससुर होगा डी। तो डी यहाँ पर आ गया, ये ससुर है, ठीक है, यानी कि वो सी का पिता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, डी सी का दादा है, दो जनरेशन नहीं, डी सी का ससुर है, डी सी का ससुर नहीं, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ऑप्शन ये सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट कौन किसको कर रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इन द स्क्वायर रिप्रेजेंट साइकिल, यानी जो साइको है, ठीक है, ये आपका ये हो गया। ट्रायंगल रिप्रेजेंट केमिस्ट, ये आपके केमिस्ट हो गए। एंड सर्किल रिप्रेजेंट एक्टर्स, ये एक्टर हो गए। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मदर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट मदर हु आर नॉट एक्टर, आपको वो मदर बतानी है जो एक्टर नहीं है। तो मदर का जो पूरा का पूरा यही वाला है, तो मदर यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन है, आपका जी आ रहा है, एफ आ रहा है और ई आ रहा है, ये तीन ही मदर के लिए लेटर हैं। और इन तीन लेटर में उसने बोला एक्टर नहीं होना चाहिए, तो एफ हमारा एक्टर सर्किल में आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो बचा क्या, सिर्फ जी बचा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख है शाकाहारी भेड़िया बाघों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो बाघ होते हैं तो वो तो प्योर मांसाहारी होते हैं, ठीक है, बट भेड़िया ऐसे होते हैं, कुछ भेड़िया होते हैं जो मांस खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आपका आ जाएगा शाकाहारी का सर्किल, और ये आपका हो जाएगा किसका, भेड़िया का, और ये आपका आ जाएगा किसका, बाघ का। तो बाघ हैं वो अलग हो जाएंगे, शाकाहारी यानी कुछ शाकाहारी भेड़िया होते हैं, कुछ भेड़िया शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, सारे भेड़िया नहीं होते, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया डेटा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या को रिकॉर्ड करता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी, पिछले दिन, फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन, कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी। तो देखो यहाँ पर पिछले दिन बेची गई संख्या से ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, सिर्फ यहाँ पे कम है, तो एक तो आपको ये मिला, और यहाँ पे कम है दो, तो इस तरीके से आंसर कितना, 2 दिन ऐसे हैं जो पिछले दिन बिकी टिकटों से कम टिकट बिके हैं, ठीक है, 2 दिन है सिर्फ ऐसे हैं। दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होते हैं अगर आप अच्छे समझ जाओ। ई और सी के बीच में उसने डिपार्टमेंट में पूछा डिफरेंस कितना, भाई सी आपका 300 है और ई 50 है, कितना डिफरेंस है, 250 का डिफरेंस है। कितना आसान क्वेश्चन, मतलब 10 सेकंड। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं इतना टफ आता है, अरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 10 सेकंड में होते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर 2 मिनट में हो भी रहा है तो आपने इसके 50 मिनट बचाए तो इस क्वेश्चन के, वो 50 सेकंड बचाए तो वो कहाँ ले जाओगे, उसी में तो लगाओगे। तो पेपर इस तरीके से पूछा जाता है कि वो एवरेज आपका 1 मिनट लेके चलते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017-18 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए थे जिनके स्वामी अभी ये 4 साझेदार हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया था तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखो इनके पास 2017 में किसके पास कितने थे। यहाँ पर ए की अगर हम बात करें, ए के पास 15%, 1000 का 15% का मतलब 150 शेयर थे। बी के पास 40%, 40% का मतलब हो जाएगा इनके पास कितने थे, 400। सी के पास थे 25% मीन्स 250, और डी के पास थे 20% मीन्स 200। तो ये टोटल ऐड करोगे आपको 1000 मिल जाएगा। ये 2017 का डेटा है जो इनके पास शेयर थे, लेकिन अब बी ने अपने 400 शेयर में से ए और सी को बेच दिया, ठीक है। ए और सी को जब यहाँ पे बेच दिया तो यहाँ पे बेचने के बाद 2018 में देखो यहाँ पर जो ग्राफ बना है ये इन्होंने यहाँ पर गलत ग्राफ दिया है। तो ये गलत होने की वजह से किसी का ये क्वेश्चन वहां पर सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब सही नहीं हो सकता है तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट है पुलिस वहां पर, उन्होंने इस क्वेश्चन के लिए सभी को 2 नंबर दिया जाएगा उनके द्वारा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत है इसलिए आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये सभी के स्कोर में 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, और ये किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे किया हो ना किया हो आपको 2 नंबर मिलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा छोड़ा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नहीं छोड़ते हो तो आपने कहीं ना कहीं ज्यादा दिमाग लगाया और इतना ज्यादा लगा दिया जो कि नहीं लगाना चाहिए था।
ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे कैसे सकते हो भाई, यहाँ पर 100% शेयर थे, तो यहाँ पर अगर आओगे शेयर उतने ही है, बी ने ए सी को बेचा, तो यहाँ 50 50 और ये 40, 140% शेयर कैसे हो सकते हैं, रहेगा तो पाई चार्ट आपका 100% का ही। तो यहाँ पर बी की जो जगह ये 50 है ना, बी ने तो बेच दिए हैं, बी के 40 थे, 50 कैसे हो सकते जब बी बेच देगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10%, यानी इसके पास 40 थे, अपने 30% इसने बेच दिए 300। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, ए के पहले 15 थे, 20 हो गए, यानी ए के अब कितने हो गए होंगे, 200। बी के यहाँ पर 10% मतलब 100 शेयर बचे होंगे। सी के कितने हो गए, पहले सी 25 था, 50 हो गया, यानी पहले इसका, ये हमने 2500 लिख दिया, पहले इसके 250 थे, अब इसके हो गए होंगे 50%, 1000 का 50% मतलब 500। और अब यहाँ पर इसके डी का कोई चेंज नहीं हुआ होगा, तो 100 होंगे, अब भी आपका 1000 रहेगा। तो यही कह रहा है कि ए से उसने एक शेयर का उसने 2000 रुपए लिया है, यानी उसने अपना शेयर एक 2000 का बेचा होगा। तो सी से कितना उसको मिला होगा, सी को उसने कितने बेचे, 250 से 500 शेयर हो गए, मतलब सी को उसने टोटल 250 शेयर बेचे होंगे। भाई बी के 400 थे, 400 में से 100 बचे, 300 बेच दिए, 300 में से 50 तो ए को दे दिए और 250 सी को दिए। अब हम 250 इंटू 2000 अगर हम करा दें, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा कितना, 5 लाख। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आंसर जो यहाँ पर बनना था, वो जिसके अकॉर्डिंग जो उसने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ 5 लाख आपके ऑप्शन में भी ये नहीं दिया गया है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, देखो दुखी, खुश, उत्साहित, ये दुखी है, खुश हो रहा, उत्साहित हो रहा, असफल, असफल होना, ये आपका इन चारों से अलग है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विषम 4 अक्षर चुनिए। तो यहाँ पर ORUCEG, ORUG में क्या है, 15, 18, 21, यानी 3 3 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर आओगे 3 2 5 और 2 7, फिर आपका यहाँ पर आएगा 9 2 11 2 13, 21 2 23 और 2 25। तो बाकी सभी में 2 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 3 का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाए, ए हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर पूछा गया इन चार में से कोई एक डिफरेंट है, चार में से कोई एक डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें अगर हम देखें क्रॉस सिंबल हमारे पास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास क्या है, क्रॉस है। और प्लस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, आपके पास चार क्या है, प्लस है। तो 5 और 4 यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5, ये आपके 5 हो गए, प्लस 1 2 3 4 4 ये हो गए। यहाँ पर क्रॉस आइए 1 2 3 4, क्रॉस सिर्फ 4 है, और प्लस 1 2 3 4 5 प्लस आपके 5 हो गए, तो यही डिफर हो गया, बाकी सब में सेम है, इसमें रिवर्स हो गया। इन सभी में आओगे, यहाँ पर चेक करोगे कई सारे लेटर रखे हुए हैं, जब इस तरीके से हो तो ये देखना कौन सा कहाँ पे क्या क्या है। तो अगर हम ये वाला देखें, तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर आ गया एफ। ठीक है, बाकी सभी में देखोगे ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसमें ई को गायब करके एफ ला दिया, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी सारे लेटर आपके मैच कर रहे होंगे, सारे के सारे जो जिसमें है, सिर्फ एक लेटर को चेंज किया था, इसलिए सी डिफर हो गया। पति पत्नी दुल्हन दूल्हा, सीधी सी बात है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, तो दुल्हन को साथ क्या बोलते हैं, दुल्हन का आपका विलोम शब्द क्या होता है, दूल्हा होता है। दिए गए विकल्पों में से संख्या चुनिए कौन सी होगी। तो यहाँ पर 2.3 को 8 करा गया, तो वो 2.3 नहीं है, वो 2 की पावर 3 है, तो 8 आया। फिर यहाँ पर 3.4 का मतलब है 3 की पावर 4 है, तो आंसर आपका 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है जो आपका यहाँ पर ये दिया गया है, इनमें से किसमें नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बीच वाली लाइन ये मिलनी चाहिए, तो बीच वाली ये लाइन तो मिल रही, यहाँ पर बीच वाली लाइन मिल रही, लेकिन नीचे इस तरीके से हमको नहीं मिल रहा, पहला ऑप्शन नहीं। बीच वाली लाइन तो मिल रही है, ठीक है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिला, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, यही आंसर हो गया। इसमें बीच वाली लाइन ही नहीं है, इसमें बीच वाली लाइन तो है, लेकिन नीचे इस तरीके से हमारे पास जाने के लिए नहीं है भी, तो वो सेंटर से जा रहा है, जबकि यहाँ पर सेंटर से नहीं जा रहा, यहाँ थोड़ा सा चला, सेंटर तो यहाँ होगा, थोड़ा सेंटर के पहले से ही यहाँ पर नीचे हो गया, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है इसको पूरा क्या करेगा। एक तरीके से अगर देखो, तो यहाँ पर ये देखो एक दूसरे के रिवर्स है, यहाँ पर ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाएगा, ये वाली फिगर इसके यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ से हम यहाँ पर कराएं, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि जो ये आपका सेमी सर्कल है, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पे यहाँ आ गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात आती है कि ये वाली चीज़ कहाँ पे जाएगी, ये कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ठीक है, और एक चीज, ये वाला यहाँ पे आपका ये पूरा कर रहा है, ये वाला यहाँ वी बनेगा, तो ये वी से यहाँ पर वी बनेगा, डी वाला आपका गलत हो जाएगा, यही सही होगा। अगला नेक्स्ट नंबर यहाँ पर अगर हम देखें, तो हम इसमें देखते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सी लगाया, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चेक करो, ए में देखो ये वाला 1 2 3 4 ये वाला है, ये वाला इन्होंने यहाँ पर, इसको देखो, ये वाला, इसको इन्होंने यहाँ पर फिट कराया। हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन में है वो यहाँ पर कौन सी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन में जो फिगर है वो 4 नंबर वाली यहाँ पर है, फिर ये वाली फिगर है 1 2 3 और ये 3 नंबर हो गया, और ये आपका 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया। इस तरीके से आप अरेंज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपका जो टी जैसा है 3 ये और ये यहाँ पे मिलके ये देखो टी जैसा बना देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये वाला कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, या इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, ये तो दे दिया कि इन्होंने 2 ऐड किए, इन्होंने ये वाली फिगर जो दी हुई है, ये वाली फिगर, तो ये वाली ई वाला यहाँ तो मैच कर गया। अब यहाँ पर आपका ये जो टी वाला दिया, तो टी वाला भी यहाँ पर ये हो जाएगा, 3 ये इधर से हो गए और उसके बाद इन्होंने 2 यहाँ से लिए हुए हैं, तो ये टी वाला भी हो गया। अब यहाँ 2 बचे और ये 3 बचे, तो 3 वाला है, ये वाला तो कंफर्म हो गया, ये 3 वाला है। अब ये 2 और एक सिंगल बचा है, क्या हम इसको तोड़ के करेंगे? तोड़ के नहीं करेंगे, एज इट इज हम इसको फिक्स कराएंगे, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आकृति में घन को प्रश्न में आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये इसका रिवर्स होता है, तो ये और दोनों, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला इसके रिवर्स होता है, तो ये दूसरे के रिवर्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये इसके रिवर्स में होता है। तो पहले वाले में अगर हम यहाँ पर देखें, तो पहले में देखो ये पॉइंट आ गया और पॉइंट के साथ आपका क्रॉस, ठीक है, नहीं आया। फिर यहाँ पर और क्या है, आपकी ये लाइन्स हैं, लाइन वाला हमारा रिवर्स कौन है? लाइन के हमारे यहाँ पर रिवर्स में है ये वाला, ठीक है, तो ये तो बनाया जा सकता है। सेकंड पे आओ, ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखो आपके ये जो 2 लाइन्स ये दी गई हैं, ये वाले और ये जो हेक्सागन है, तो ये एक दूसरे के रिवर्स हैं और ये एक साथ कभी दोनों पर क्लोज डाइस में नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो ओपन डाइस है और ये क्लोज डाइस है, तो यही नहीं बनेगा, बाकी ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसने पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वो ऑप्शन बी है, नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, नहीं बनाया जा सकता, हम पहले में देखते बनाया जा सकता, टिक करके निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी गई, इन कंडीशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया, किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख के मुआवजे के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी बाढ़ से जो प्रभावित आपका खेत है वो 5 एकड़ होना चाहिए या 25 होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से 25 से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम 5 होना चाहिए, ऐसा बोला है। बाढ़ग्रस्त खेत कम से कम 1 सप्ताह और कम से कम 2 फीट पानी में, 1 सप्ताह तक 2 फीट पानी में डूबा रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, किसी की अन्य स्रोतों से आय 20,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 20 से ज्यादा है तो नहीं माना जाएगा। बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए जब बाढ़ आई। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए, हालांकि यदि कोई किसान निम्न को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। तो 5 कंडीशन आपको दी गई हैं। वो पहली कौन सी? सी। सी मतलब है आय 20,000 से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सी को छोड़ दो, किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य आय से निकाल दी जाएगी। ठीक है, उसको जो छूट मिलनी होगी वो अन्य आय से निकाल दी जाएगी उसकी। आई होप ये बात क्लियर हो गई। दूसरा डी, डी का मतलब है बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए। तो वो कह रहा है यदि फसल की कटाई हुई हो तो फसल पानी में डूबी हुई हो तो केवल 2.5 लाख, मतलब आपने क्या किया, फसल को काट के खेत में रख दिया था, बाढ़ आ गई तो वो होनी चाहिए खेत में। ठीक है, तीसरा है अगर ई वाला ऑप्शन, खेत में बीमा नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपने बीमा करा रखा है, बीमित व्यक्ति और बीमा का दावा 5 लाख से कम हो, केवल अंतर के बराबर, मतलब 5 लाख से बीमा, बीमा मान लो अगर आपका 3 लाख हुआ और 5 लाख आपको दिया जाएगा, तो इसका अंतर कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख मुआवजा मिलेगा, तो वो 3 लाख आप बीमा से मिल जाएगा आपको, 2 लाख आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि आपको एक तरीके से वो दिया जा रहा है, बाढ़ आया, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, तो मुआवजा 2 बनेगा, क्योंकि 3 आप उससे ले जाओगे बीमा से। ठीक है, और बीमा नहीं है तो आपको पूरा 5 मिलेगा। आइए बात क्लियर होगी। तो देखो, किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट में पानी में डूबा हुआ है। उसके पास 30 एकड़ था, बट उसने जो मुआवजे के लिए क्लेम किया वो 15 के लिए किया। बिल्कुल सही, ठीक है, 15 है तो 5-25 के बीच में आ जाएगा। किसान की अन्य आय में 25,000 प्रतिमाह, देखो 25,000 प्रतिमाह है, तो इसमें क्या हो गया, उसकी छूट जो है वो निकाल दी जाएगी, कुछ उसको नहीं मिलेगा, दैट मीन्स मुआवजा उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो ये बड़ी हुई है ये आपका कभी नहीं मिलेगा, 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसान वाई की अन्य कोई आय नहीं है। ठीक है, अन्य कोई आय उसकी नहीं है। उनके 10 एकड़ के खेत में 8 दिनों तक बाढ़ आई थी। 10 एकड़ के खेत में 8 दिनों तक बाढ़ आई और खेत की 2.5 फीट पानी में डूबा हुआ था। किसान को कोई छूट नहीं मिली और बाढ़ के समय, यानी उसकी जो छूट थी वहां पर, छूट वहां 6,000 थी और 6,000 इंटू करोगे तो उसका बड़ा रहता है, इसलिए उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन इसकी छूट है ही नहीं, जीरो है, उसको छूट मिली ही नहीं। तो अब इसके लिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसको 5 लाख का पूरा दिया जाएगा, उसका बीमा भी नहीं है। ठीक है, और उसका यहाँ पर ये चीज कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर किसान जेड की अन्न आय 20,000 प्रति माह है। फसल की कटाई हुई थी, परंतु फसल खेत में थी, बाढ़ में डूब गई थी। 15 एकड़ में से 10 एकड़ खेत का सप्ताह तक 2.5 फीट पानी के अंदर रहा। किसान ने बीमे का कोई दावा नहीं किया। दावा नहीं किया मतलब उसने नहीं कराया होगा, बीमा नहीं कराया होगा। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, 20,000 प्रति माह उसकी है। तो यहाँ पर इसने बोला था, क्या बोला था, कि यदि फसल की कटाई हुई हो, तो उसने यहाँ पर क्या किया था कि उसने कटाई, फसल की कटाई हुई थी परंतु फसल खेत में थी। तो कटाई अगर नहीं करी होती तो उसको 5 लाख का मिलता, लेकिन उसने कटाई कर दी है तो उसको 2.5 लाख का ही मुआवजा मिलेगा, उससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता। तो आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया होगा। तो 55 में से जो आपके ये क्वेश्चन बने हैं, 55 नहीं सॉरी 75 जो क्वेश्चन बने हैं ना, ये 75 में से 75 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। आई होप ये बात क्लियर होनी चाहिए।
यानी कि 150 नंबर है जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग को मिला के है। तो 150 में से कम की अगर हम बात करें, कम से कम की बात करें तो 140 नंबर लाइए यदि आपका जीके, करंट और ये सब कुछ मजबूत नहीं है। तभी आप एंट्री कर पाओगे, क्योंकि हिंदी में क्या है, हिंदी में जो आपके शायद 37 क्वेश्चन हैं, तो 37 में से लगभग 15 क्वेश्चन सभी लोग कर जाएँगे, तो 30 नंबर वहाँ से मिल जाएँगे। 140 यहाँ से करोगे, 170 ये हो गए। अब 170 में से लगभग 15 ही क्वेश्चन हम जीके मानते हैं, तो 200 के लगभग अगर नंबर आपके आ जाते हैं, तो आई थिंक आप मेरिट में आने के लायक होगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 300 का पेपर है, नंबर आप हिट करो 250 तक, 200 250 तक आने चाहिए। ठीक है? 250 हैं तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हैं, आपको कोई वहाँ पर हटाने वाला नहीं, अगर आप 250 नंबर ला देते हो। तो ये कैलकुलेशन करके चलो, आप टेस्ट पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? एसटी कीजिए, मॉक टेस्ट में यदि आपके 300 मार्क्स आते हैं, ठीक है? 300 मार्क्स आते हैं तो उन 300 क्वेश्चन के लिए करते हो 300 मार्क्स का, अगर आपके वहाँ पर 250 मार्क्स आ रहे हैं तो समझ जाइए जब आप एक्चुअल पेपर देने जाओगे तो ये 250 का ये 220 ही रह जाएगा, 230 रह जाएगा, ये नंबर कम हो जाएँगे। तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई कीजिएगा, इतने मॉक टेस्ट करो 300 में से आपके नंबर 390, 370 इतना स्कोर बने, तब जाके वो साढ़े आपका 250 बनेगा। ठीक है? ये सॉरी 290 और 270 की बात कर रहा है। ठीक है? तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पेपर आपके लिए और भी लाएँगे जिसका हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।